हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11th जियोग्राफी की ये जो प्यारी सी बुक है आपकी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, इस बुक का लास्ट चैप्टर है हमारे पास में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब यहां पर चीजों को आपको समझना है, कनेक्ट करना है। देखिए, पूरी बुक आपने पढ़ी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। अब इसमें आपने कितने सारे कंसेप्ट समझे, खास करके जो कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगा कि यह वाली जो बुक है ना आपकी, ये सभी बुक्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बाकी जितनी भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी के लिए, तो उन सारी बुक्स से यह बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकल फिनोमिना जो हैं, ठीक है, जो भी फिजिकल ज्योग्राफी, उसके जो बेसिक्स हैं, कंसेप्ट जो बोलते हैं हम, ठीक है, तो कंसेप्ट बिल्डअप आपके इस बुक में हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, अच्छे से देखे हैं, ठीक है। और अब उस बुक के लास्ट चैप्टर पे हम आ गए हैं, वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। यह जो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो यह चैप्टर एक तरह से ज्योग्राफी कम, आपको इन्वॉल्वमेंट ज्यादा लगेगा। जी हाँ, पिछले चैप्टर में भी हमने वही देखा, लाइफ ऑन द अर्थ जो है, तो हमने देखा कि किस तरह से लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है, कहां पे, अर्थ के ऊपर। तो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, वो सारी चीजें हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। अब हमारे पास जो लास्ट चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि चैप्टर की हेडिंग, चैप्टर का नाम आप समझ जाते हो, आधा काम आपका वहीं पे हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है? देखो, बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब क्या है? डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी, भिन्नता, ठीक है। तो आप जब अर्थ पे देखते हैं तो ह्यूमन बींग्स, हम एक स्पीशीज हैं, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब हमारी स्पीशीज में भी हम क्या देखते हैं कि कितने ही वेरिएंट्स हैं। कैसे वेरिएंट्स हैं? वेरिएंट्स देखोगे आप तो कोई ह्यूमन बींग्स जो है अफ्रीका के लोग अलग होंगे, यूरोप के लोग अलग होंगे, इंडिया के, एशिया के लोग अलग होंगे, ठीक है। तो वेरिएशंस उसमें भी हैं, ठीक है। तो यहां तो हम एक स्पीशीज के अंदर इतनी डाइवर्सिटी देख रहे हैं, तो जो अलग अलग स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, अलग अलग इकोसिस्टम जो है, उसमें कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, प्लांट से लगा के एनिमल्स तक, ठीक है। तो वो जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में ये चैप्टर है, और उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की जरूरत है। कंजर्व क्यों करना है? क्योंकि खतरा है। तो वो लॉस क्या है, ठीक है, मतलब लॉस या फिर कह सकते हैं कि किस तरह से खतरा है, किस तरह से डेंजर है बायोडाइवर्सिटी को, और बायोडाइवर्सिटी को डेंजर है जब भी हम उसको क्या करते हैं, कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इस तरह से आपके चैप्टर की थीम होने वाली है। आई होप यू गॉट अ बेसिक आइडिया अबाउट दिस। लेट्स स्टार्ट। तो अब देखो क्या है, अगर हम देखें ना, तो ये चैप्टर जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं जियोमॉर्फिक चैप्टर, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वाला जो चैप्टर था, चैप्टर 6 क्लास 11th जियोग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी वाला, तो वहां से स्टार्ट होता है। हमने देखा था कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो होती है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस से क्या होता है, तय होता है कि जो मेंटल है या फिर कह सकते हैं जो सॉइल है उसका बनना बिगड़ना, ये सारा सब कुछ तय किया जाता है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की अगर हम बात करते हैं, पर्टिकुलरली वेदरिंग एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल इन डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स। तो आपने जैसे देखा होगा, ये वाला डायग्राम को अगर आप रिकॉल करोगे थोड़ा सा, तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि आपके बुक के चैप्टर 6 में हमने इसी चीज को पढ़ा था, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, तो जैसे ये है 0 डिग्री इक्वेटर, और 0 डिग्री से आप दूर जाते जाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री आपका पोल आ जाएगा, ठीक है, पोल आ जाएगा यहाँ पर। तो ये बताया गया था कि 0 डिग्री जो है इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे वेदरिंग मेंटल जो रहता है, या फिर कह सकते हैं कि सॉइल है, ठीक है, ये रॉक की लेयर से अलग अलग। इस डायग्राम को थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो, चैप्टर 6 में पढ़ा था यही चीज, ठीक है। तो इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जियोमॉर्फिक एजेंट्स में क्या आ जाएगा आपका, जियोमॉर्फिक एजेंट्स में जैसे विंड हो गया, रनिंग वाटर हो गया, तो ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो होते हैं वो काम करते हैं इस पूरे के पूरे क्या, सॉइल के ऊपर। अब सॉइल के ऊपर जब काम करते हैं तो जो मेंटल होता है, ठीक है, वेदरिंग मेंटल जो होता है, तो वेदरिंग मेंटल इक्वेटर पे ज्यादा होता है, ठीक है, और इक्वेटर से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो पोल पे क्या होता है, कम होता है वेदरिंग मेंटल, ठीक है। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो टेम्परेचर और रेनफॉल। ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर, रेनफॉल ज्यादा रहता है, इसके लिए वेदरिंग मेंटल यहां पे ज्यादा रहता है। ध्यान किया कुछ, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर ये चैप्टर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, कैसे कनेक्ट करेंगे? तो यह चीज समझ में आई ना। अब वापस यहां पे आते हैं। तो वेदरिंग मेंटल इज द बेसिस फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन एंड हेंस द बायोडाइवर्सिटी। अब जहां पे जितना ज्यादा वेदर्ड मटेरियल रहेगा, ठीक है, वेदरिंग मेंटल की हमने बात करी थी कि ये क्या है, ये वो रीजन रहेगा या फिर उतनी डेप्थ तक का सॉइल रहेगा जो क्या है, जो फर्टाइल है, या फिर कह सकते हैं कि ये जो वेदरिंग मेंटल है, तो वेदरिंग मेंटल क्या करता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को और ज्यादा क्या करता है, फैसिलिटेट करता है,
ठीक है। तो अब जैसे हमने देखा कि इक्वेटोरियल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, वेदरिंग मेंटल की डेप्थ जो है वो ज्यादा है। तो वेदरिंग मेंटल ज्यादा होने के कारण क्या है कि वहां पे क्या रहेगी, डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन जो रहने वाला है, ठीक है, पेड़ पौधे ज्यादा रहेंगे। उन पेड़ पौधों में दूसरे जो जानवर हैं वो भी ज्यादा हो जाएंगे, छोटे छोटे से कीड़े से लगा के बड़े बड़े जानवर तक सब कुछ आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन ज्यादा रहेगा, हेंस दी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही क्या बनते हैं, बायो, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी भी वहां ज्यादा रहेगी। तो कहीं ना कहीं वेदरिंग मेंटल क्या करता है, ये बेसिस बनता है फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन। द बेसिक कॉज फॉर सच वेदरिंग वेरिएशन एंड रिजल्टेंट बायोडाइवर्सिटी इज द इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी एंड वाटर, ठीक है। तो जस्ट 2 मिनट पहले जो आपको मैंने चीज बताई थी अभी, क्या कि ये जो बेसिक कॉज है ना वेदरिंग मेंटल का, कि वेदरिंग मेंटल हम देख रहे हैं इक्वेटोरियल रीजन में, ट्रॉपिकल एरिया में वेदरिंग मेंटल ज्यादा है, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाओगे पोल तक वेदरिंग मेंटल कम हो जाएगा। उस वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उस वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सोलर एनर्जी और वाटर। तो एज वी नो दैट सोलर इंसुलेशंस आर मैक्सिमम, सोलर एनर्जी इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू वाटर, तो प्रेसिपिटेशन भी कहां ज्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन इज आल्सो मोर इन इक्वेटोरियल रीजन्स इन ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। तो उस कारण से वेदरिंग मेंटल जो रहता है, तो वेदरिंग मेंटल भी क्या रहने वाला है, उस रीजन में ज्यादा रहने वाला है, ठीक है। द बेसिक कॉज फॉर सच वेदरिंग वेरिएशन, तो यहां वेदरिंग भी तेज होगी इस रीजन में पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल सवाना हो गया, ये इक्वेटोरियल रीजन हो गया, फिर सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट वाला रीजन आ जाएगा, फिर टाइगा पोर्शन आ जाएगा, टुंड्रा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजों को ध्यान रखना है। और जो ट्रॉपिकल रीजन रहता है, या फिर कह सकते हैं कि जो इक्वेटोरियल बेल्ट वाला रीजन रहेगा पूरा, वहां पे वेदरिंग मेंटल, वहां पे वेदरिंग जो होगी ज्यादा होगी, तो वेदरिंग मेंटल ज्यादा रहेगा, ज्यादा वेजिटेशन को सपोर्ट करेगा, ठीक है। बेसिस जो था तो उस बेसिस के हिसाब से हमने देख लिया। नो वंडर दैट द एरिया दैट आर रिच इन These inputs are the area of wide spectrum of biodiversity। और इसी चीज को जब आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि रेन फॉरेस्ट वगैरह में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। कनेक्ट कर पा रहे हो ना। तो बायोडाइवर्सिटी जो हमारा चैप्टर है, देखो यह वीडियो बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको चैप्टर की थीम ही कनेक्ट करवाता हूं इसमें, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया कि हाँ बायोडाइवर्सिटी कहां ज्यादा रहेगी, इक्वेटोरियल रीजन में। सिंपल, इतना सब कुछ जो बताया उसका कंक्लूजन ये निकाल लेना है। और क्यों रहेगी, क्योंकि वहां पे वेदरिंग ज्यादा हो रही है, ठीक है। और वेदरिंग ही लाइफ को सपोर्ट करती है, डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है, ठीक है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो बायोडाइवर्सिटी इज अ system in constant evolution from the perspective of both species as well as individual organism। बायोडाइवर्सिटी क्या है, और तो एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें स्पीशीज और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन बींग्स क्या है, एक स्पीशीज हो गई है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स एक स्पीशीज हो गई है, और उन स्पीशीज के अंदर भी क्या, जैसे देखोगे आप अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या रेफर करती है, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू दिस ओनली कि ये सारी स्पीशीज और इंडिविजुअल्स कंटिन्यूअसली ग्रो करते जाएं, ठीक है, वो बायोडाइवर्सिटी हो गई। फाइन। द एवरेज हाफ लाइफ ऑफ स्पीशीज इज एस्टिमेटेड एट बिटवीन 1 and 4 मिलियन ईयर्स, ठीक है। 1 and 4 मिलियन ईयर्स क्या हो रहा है कि एवरेज हाफ लाइफ की अगर एस्टिमेट करोगे तो 1 से 4, ठीक है, 1 and 4 मिलियन ईयर्स कैलकुलेट किया जाता है। तो एक स्पीशीज लगभग इतने सालों तक अर्थ पे सरवाइव करती है। उसके बाद में क्या होता है, वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, वो स्पीशीज में क्या हो जाता है, अब्रप्ट चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसे अर्ली ह्यूमंस भी जो थे, तो वो क्या आज हम जैसे हैं वैसे हैं, नहीं, वो स्पीशीज क्या होती चलेगी, बदलती चलेगी, ठीक है। तो वही चीज बताया गया है। और अगर जैसे अगर आप देखोगे तो एक और फैक्ट इसमें आगे क्या ऐड किया गया थी, 99% ऑफ द स्पीशीज दैट हैव एवर लिव्ड ऑन द अर्थ आर टुडे एक्सटिंक्ट। तो अर्थ को अब जैसे आप देख रहे हो कि एक स्पीशीज क्या है, 1 and 4 मिलियन ईयर्स इतना समय सर्वाइव कर रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखोगे तो अर्थ तो कितना पुराना है, ठीक है। अब अर्थ जब इतना ज्यादा पुराना है तो उस कंटेक्स्ट में क्या है कि 99% स्पीशीज जो है, ठीक है, 99% ऑफ द स्पीशीज दैट हैव एवर लिव्ड ऑन द अर्थ, जो कभी रही होगी वो स्पीशीज अब जा ही चुकी है, ठीक है। आज जो स्पीशीज जी रही हैं वो सब लेटेस्ट है, ठीक है, वो सब लेटेस्ट है। तो इस बायोडाइवर्सिटी इज नॉट फाउंड इवनली ऑन द अर्थ, इट इज कंसिस्टेंटली रिचर इन ट्रॉपिक्स, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी उसी कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इवनली नहीं पाई जाती हर जगह पे। क्या होता है कि आप ट्रॉपिकल रीजन में देखोगे तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा रिच है। कैसे रिच है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो वेदरिंग मेंटल ज्यादा, और वेदरिंग मेंटल ज्यादा वैरायटी ऑफ स्पीशीज को सपोर्ट करता है, वो कंटेक्स्ट है, ठीक है, वही कंटेक्स्ट है। अब अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई है तो अब आप सीधा सिंपल कंक्लूड कर सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ठीक है, 2 वर्ड्स है, क्या क्या, बायो और डाइवर्सिटी। अच्छा एक चीज और समझ लो कि
वैरायटी जो है बायोडायवर्सिटी की आपको कहां ज्यादा मिलेगी, इक्वेटोरियल रीजन में। लेकिन अगर आप जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर जाओगे, ठीक है, इक्वेटर से ऊपर जाओगे मतलब पोल्स की तरफ जाओगे, तब क्या होगा कि स्पीशीज की वैरायटी कम होते चली जाएगी। फिर आपको क्या होते चले जाएगा कि कम नंबर ऑफ स्पीशीज में मेजोरिटी पॉपुलेशन दिखेगी। मतलब कि आप पोल्स की तरफ जाओगे तो यहां पे स्पीशीज कम हो जाएगी, कि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की बायोडाइवर्सिटी जो है तो डाइवर्सिटी कम होगी, ठीक है। फिर मोनोटोनस स्पीशीज मिलते जाएगी, कि एक जैसी स्पीशीज के बहुत सारे नंबर में पॉपुलेशन दिखेगी, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना कि डाइवर्सिटी मैक्सिमम पोल्स पे होती है, फिर सिंगल स्पीशीज की पॉपुलेशन बढ़ते चली जाती है जैसे जैसे आप क्या करते जाओगे, इक्वेटर से दूर होते जाओगे। और इक्वेटर पे बायोडाइवर्सिटी क्यों है, क्योंकि वहां पे जो आप क्या देख रहे हो कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है बायोडाइवर्सिटी के लिए, इतनी ज्यादा सोलर इंसुलेशन, इतना ज्यादा रेनफॉल, ये सारा सब कुछ, तो वेदरिंग उस तरह से होती है, उस तरह से वहां का सॉइल जो है, वहां का क्लाइमेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करता है। अधिकतर वायरस वगैरह जो है, ठीक है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, तो ये सभी कहाँ सर्वाइव करते हैं, ये इक्वेटोरियल रीजन पे ही सर्वाइव करते ज्यादा, ठीक है। चलो, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायो प्लस डाइवर्सिटी, बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। तो इन सिंपल टर्म बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड विद इन अ स्पेसिफाइड जियोग्राफिक रीजन, ठीक है। तो एक स्पेसिफाइड जियोग्राफिक रीजन में वैरायटी में और कह सकते हैं नंबर्स में जो स्पीशीज पाई जाती है वो बायोडाइवर्सिटी बनती है। इट रेफर्स टू दी वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द जीन दे कंटेन एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी में क्या आ जाएगा कि सारे जीव जंतु जितने भी हैं वो किस तरह का जीन कैरी करते हैं, ठीक है, किस स्पीशीज की कैटेगरी में आते हैं, वो सारी चीजें। इट रिलेट्स टू दी वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, इंक्लूडिंग दी वेरिएबिलिटी विद इन एंड बिटवीन द स्पीशीज एंड दैट विद इन एंड बिटवीन द इकोसिस्टम। अगर आप जैसे देखोगे ना, तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी वर्ड है, तो ये डाइवर्सिटी वर्ड अपने आप में बहुत डाइवर्स है। मतलब स्पीशीज अलग अलग प्रकार की स्पीशीज है, एक स्पीशीज में भी डाइवर्सिटी है, एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में भी क्या है, एक इकोसिस्टम दूसरा इकोसिस्टम, उसमें डाइवर्सिटी है, और जो इकोसिस्टम है उसके अंदर भी डाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी इज diverse in real sense, ठीक है, biodiversity is diverse in real sense. So this was all about the basic introduction of the chapter. I hope you got an idea about what is biodiversity. Biodiversity क्या है वो चीज समझ में आई है, आपकी हर एक लाइन को कवर करते हुए हम चल रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जैसे देखोगे तो बायोडाइवर्सिटी जो है, तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके, तो 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम तीनों लेवल्स को पढ़ेंगे एक साथ, ठीक है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी या फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर दिस। फिर क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है, तो उसको इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, साइंटिफिक इंपॉर्टेंस या फिर साइंटिफिक रोल क्या है बायोडाइवर्सिटी का, तो ये सारे टॉपिक्स हम क्या करेंगे एक स्पेसिफिक वीडियो में डील करेंगे। फिर अगली चीज क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब मैंने क्या बताया कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसका लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे हो रहा है, ठीक है। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम वो पढ़ेंगे, एंड हाउ कैन वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज गोइंग टू बी आवर लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है, आई होप आपको चीजें समझ में आई है कि किस तरह से हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिस्कस्ड एट 3 लेवल्स। देखिए, स्पेसिफिकली ऐसा टॉपिक नहीं है बुक में, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि बायोडाइवर्सिटी आखिर क्या है, लाइफ फॉर्म में जो वैरायटी अवेलेबल है, ठीक है। तो अब अगर आप उस बायोडाइवर्सिटी को और कीनली ऑब्जर्व करते हो ना, तो बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिस्कस्ड एट 3 लेवल्स। 3 तरह से डाइवर्सिटी देखी जा सकती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सिंपल समझना है तो एक ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे हम बात करते हैं किस चीज की, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में भी जैसे हम देखते हैं सारे ह्यूमन बींग्स एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, ठीक है, कोई डार्क स्किन है, कोई फेयर स्किन है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी के बाद में जैसे हम देखेंगे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी भी होती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी प्लांट स्पीशीज होती है, ह्यूमन स्पीशीज होती है, इस तरह से अलग अलग स्पीशीज में भी डाइवर्सिटी होती है। और अब क्या होता है कि ये स्पीशीज इन्वायरमेंट के अंदर है, तो कुछ स्पीशीज का एक इकोसिस्टम है। जैसे हम देखें तो एक्वेटिक स्पीशीज जो है उनका एक इकोसिस्टम हो जाएगा, सारी की सारी एक्वेटिक स्पीशीज जितनी भी है, फिश की है, वो टर्टल की हो गई, तो उनका एक इकोसिस्टम बना हुआ है। एक इकोसिस्टम किसका बना है, रेप्टाइल्स का बना होगा। तो उस तरह से क्या देख रहे हैं हम कि अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं और इन इकोसिस्टम्स में भी डाइवर्सिटी होती है। तो
With this, we can conclude that the biodiversity can be discussed at 3 levels: genetic diversity, species diversity and ecosystem diversity. अब उसी चीज को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं. फाइन. तो देखो ये चैप्टर बहुत इजी गोइंग है, ऐसे आप बुक रीड करोगे तो भी बन जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कंसेप्ट्स है तो वो मैं बताते चलूंगा और हम चैप्टर को ऐसे कंप्लीट करेंगे. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पीशीज. वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पीशीज मतलब क्या है कि मैं भी ह्यूमन हूं, आप भी ह्यूमन हो ना. तो अब क्या हो रहा है कि हम दोनों लेकिन एक दूसरे से अलग हैं. कैसे अलग है? कैसे अलग है? तो हो सकता है कि आपका स्किन कलर अलग हो, मेरा स्किन कलर अलग हो, आपकी हाइट अलग हो, मेरी हाइट अलग हो. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्यों अलग है हम लोगों के बीच में? है तो हम एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं ना. आप भी ह्यूमन हो, मैं भी ह्यूमन हूं, होमो सेपियंस को बिलोंग करते हैं हम. फिर ये डिफरेंसेस क्यों आए? ये डिफरेंसेस इसलिए आए क्योंकि हमारा जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? हमारे जो जीन्स हैं, ठीक है, पहनने वाले नहीं, जीन्स जो सेल के अंदर है वो अलग अलग है. फाइन. तो इसी कारण से क्या होता है कि आप देखोगे कि जेनेटिकली अलग अलग तरह के जीन्स होते हैं. अलग अलग तरह के जीन्स जो होते हैं तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को जन्म देते हैं, और उस जेनेटिक डाइवर्सिटी के चलते ही क्या देखते हैं हम डिफरेंसेस देख पाते हैं एक ही स्पीशीज के बीच में. अब फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या लें कि डॉग जो है, तो डॉग को एक स्पीशीज की तरह कंसीडर करेंगे. ठीक है, एक ही ब्रीड के डॉग की बात कर लो आप, तो सारे एक ही ब्रीड के डॉग एक जैसे नहीं होते, सबका कलर अलग होता है, सबकी फिजिकल अपीयरेंस अलग होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि उनकी जीन्स अलग है, उनका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक अलग हो जाता है. वही चीज यहां पे बताई गई कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन ए स्पीशीज. ठीक है, जीन मतलब क्या है? जीन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स. तो जैसे अगर हम देखें थोड़ा बायोलॉजी में जाके तो क्या है कि हमारी बॉडी जो है तो इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स जो है, तो ऑर्गन्स क्या है? सेल से बने हुए हैं. सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर जैसे आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया होता है. ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल. कभी 9th-10th में याद किया था तो आज तक याद रह गया. तो अब क्या है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, जैसे अगर आप देखोगे तो जीन्स वहां मिलेंगे आपको. ठीक है, तो वो जीन्स क्या है? वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होगा. जैसे हम एक घर बनाते हैं तो घर में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहां से? सीमेंट से स्टार्ट करोगे आप, तो ये वही चीज हो गई. ठीक, तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया ये. अब स्पीशीज जो है, तो स्पीशीज क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. स्पीशीज तो आप समझ गए ना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैविंग सर्टेन सिमिलरिटीज. इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप बना दो. जैसे मैं एज एन इंडिविजुअल हूं एक ह्यूमन, आप एज एन इंडिविजुअल एक ह्यूमन हो, लेकिन हम सब क्या है? ह्यूमन है. फाइन, तो हमारा एक ग्रुप बन गया ह्यूमंस का. Having certain similarities in their physical characteristic are called species. तो अब हमारे बीच में सिमिलरिटीज क्या है कि हम लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर आप देखोगे तो हाथ पैर उसी तरह से. अब जैसे देखोगे आप तो किसी डॉग से कंपेयर करोगे तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा ह्यूमंस के कंपैरिजन में. तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनकी कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सिमिलर देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी उनमें डिफरेंसेस होता है, और वो डिफरेंसेस होते हैं जीन्स के कारण, जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण. समझ में आई चीजें? तो अब देखो डाइवर्सिटी वर्ड तो आपको यहाँ पे वही दर्शाता है कि यहाँ वेराइटी अवेलेबल है. तो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ड्यू टू जेनेटिक मेकअप. ठीक है, तो जेनेटिक मेकअप जो है उनका अलग अलग, इस कारण से आपको वेराइटी देखने को मिल रही है, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई है. ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल आ गया. देखो, ह्यूमन बींग्स जेनेटिकली बिलोंग टू दी होमो सेपियंस ग्रुप एंड ऑल्सो डिफर इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, कलर, फिजिकल अपीयरेंस एक्सेट्रा कंसिडरेबली. तो हम सब एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, होमो सेपियंस को, लेकिन हमारा जो फिजिकल अपीयरेंसेस हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है तो वो वेरी करती है इन टर्म्स ऑफ हाइट, कलर, फिजिकल अपीयरेंसेस. एंड व्हाई इज दिस सो? तो दिस इज ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, बिकॉज जेनेटिकली वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जेनेटिकली वी आर हैविंग डाइवर्सिटी इन आवर जीन्स. ठीक है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर सकते हो. दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी ब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज. अब ये हेल्दी ब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज क्यों हो गया? तो आपने सुना होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, पता है, जीन डिजाइनिंग का. जीन डिजाइनिंग आजकल प्रचलन में भी है, वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा है, धीरे से आ जाएगा. एक कॉस्मोपॉलिटन कंसेप्ट है जिसमें क्या होता है कि आप ये तय कर लेते हो कि आपका होने वाला बच्चा कैसा होगा. कैसे तय कर लेते हो? आप जीन्स तय कर लेते हो कि हाँ उसका कलर जो होना चाहिए तो वो ब्राउनिश होना चाहिए कलर. ठीक है, आईज जो है तो आई बॉल जो रहे तो ब्लू रहे. ठीक है, बाल जो है तो इस कलर के रहे. तो वो कैसे हो पा रहा है? वो ऐसा हो पा रहा है कि
आप एक तरह से जीन डिजाइनिंग कर रहे हो यहाँ पे, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो कंटेक्स्ट बताया गया कि ठीक है अभी जीन डिजाइन तक सब नहीं पहुंचे ना, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो दी जेनेटिक डाइवर्सिटी एसेंशियल फॉर हेल्दी ब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। अगर हम देखेंगे तो अलग अलग जीन्स जब रहते हैं तो दो इंसान हैं, दोनों का जेनेटिक डाइवर्सिटी है दोनों के बीच में, दोनों ह्यूमंस हैं, ठीक है, एक मेल एक फीमेल है। अब उनका जो ऑफस्प्रिंग आएगा तो वो क्या होगा, वो क्योंकि दो अलग अलग जीन से मिलकर बना है तो एक तीसरा जीन आपके सामने प्रेजेंट होगा। आगे समझ में? तो हेल्दी ब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन जो है, हेल्दी ब्रीडिंग ऑफ स्पीशीज है, उनके लिए जरूरी है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी हो। फाइन। अब दूसरा मतलब हमने देखा ना कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी को जैसे अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल में क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एक तो उनके बीच में जेनेटिकली आप देखोगे तो हर स्पीशीज का एक दूसरे से अलग है, जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया। दूसरा क्या है, स्पीशीज डाइवर्सिटी होता है। अब क्या हो गया, अब स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात आ रही है। जैसे होमो सेपियंस हम एक ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज है, वैसे ही आप देखोगे तो क्या है कि एक स्पीशीज किसकी हो जाएगी, एक चीता की स्पीशीज हो जाएगी, एक डॉग की स्पीशीज हो जाएगी, एक प्लांट की स्पीशीज हो जाएगी। समझ में आ रही चीज है? तो वो भी क्या होती है, अलग अलग स्पीशीज होती है। स्पीशीज में जब इस तरह से क्या होता है कि मल्टीपल टाइप ऑफ स्पीशीज आपको देखने को मिल रही है, तो डाइवर्सिटी वर्ड सिग्निफाइज वेराइटी, तो वेराइटी इन दी species is known as species diversity. So this refers to the variety of species. ये आ गई definition, variety of species. It relates to the number of species in a defined area. ठीक है, तो एक defined area में जब आप देखते हो multiple species घूम रही है, कैसे कि अब लाइफ फॉर्म आप देखोगे तो एक प्लांट ग्रो हो रहा है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी एक अलग स्पीशीज है, ह्यूमन बींग्स की अलग है, वो जो डॉग है उसकी अलग स्पीशीज है। फाइन। तो वो स्पीशीज डाइवर्सिटी को दर्शाता है। द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज कैन बी मेजर्ड थ्रू इट्स रिचनेस, अबेंडेंस एंड टाइप्स। तो अब हम बात करते हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी किसी एरिया में है या नहीं है, या फिर डाइवर्सिटी जो है, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, उसको अगर मेजर करना है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है कितनी नहीं है, तो वो आपको उससे पता चलेगा कि कितने अलग अलग प्रकार के स्पीशीज आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा है कम है, उनके टाइप्स कितने हैं। फाइन। तो उस तरह से जैसे हम देखेंगे तो एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स में क्या है, बहुत सारे स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग, उनमें माइनर स्पीशीज आ जाता है। अब जैसे हम बात करते हैं डॉग, तो डॉग में भी कितनी स्पीशीज आ जाती है अलग अलग प्रकार की, ठीक। तो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज कैन बी मेजर्ड थ्रू इट्स रिचनेस, अबेंडेंस एंड टाइप्स। क्लियर हुआ? अब सम एरियाज आर मोर रिच इन स्पीशीज देन अदर्स। तो ये स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही बताया था मैंने आपको कि जिन एरियाज में क्या हो रहा है, जिन एरियाज में जैसे वेदरिंग प्रोसेस तेज होता है तो वहां पे पोटेंशियल ज्यादा होता है मल्टीपल स्पीशीज के अडेप्ट होने का, ठीक है। तो वहां पे आप जैसे देखोगे तो इकोलॉजिकल अडेप्शन बहुत सारी स्पीशीज कर पाती है, जहां पे क्या है, वेदरिंग ज्यादा है, जहां पे सनलाइट ज्यादा है, जहां पे रेनफॉल ज्यादा है, तो मतलब ट्रॉपिकल रीजन्स में जैसे आप देखोगे तो स्पीशीज बहुत ज्यादा है। फाइन। आप यहाँ पे एक शब्द जो निकल के आएगा उसको समझना, हॉटस्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी। ये वाला पॉइंट समझ में आया ना कि सम एरियाज आर मोर रिच इन स्पीशीज देन अदर्स। और वही चीज अब क्या है कि मान लो आप पोल्स पे चले जाओगे तो वहां पे क्योंकि वेदरिंग प्रोसेस उतना तेज नहीं है, उस कारण से मल्टीपल स्पीशीज नहीं है, ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। एक ही स्पीशीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, एक जैसे प्रकार के जानवर और प्लांट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी आगे जानवर में। अब क्या है, एरियाज रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी आर कॉल्ड हॉटस्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी। अब हॉटस्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट मतलब क्या है, अब हॉटस्पॉट वर्ड जो है ये आप शायद कोविड-19 के बाद में सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जब किसी चीज का एक जगह पे कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो वो हॉटस्पॉट कहलाता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है क्या कि हॉटस्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी कुछ एरियाज को क्यों कहा जाता है, ये भी आगे पढ़ेंगे हम। तो IUCN ने जैसे हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करा है, तो ये ऐसे रीजन है जहां पे बहुत सारी स्पीशीज प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो कुल मिला के बायोडाइवर्सिटी इन एरियाज में ज्यादा रहती है। अब अगर एक चीज अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे, देखो सारा ये हॉटस्पॉट्स जितने भी है ना वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड के सारे हॉटस्पॉट्स किस में आ रहे हैं, ट्रॉपिकल एरिया में आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा स्पीशीज की जो वैरायटी रहती है वो ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज में सबसे ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है। अभी आगे और हम पढ़ेंगे हॉटस्पॉट के बारे में। तो ये समझ में आया स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है। आई होप ये भी क्लियर हुआ। जीन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, मतलब एक स्पीशीज के अंदर डाइवर्सिटी, ठीक है, और अब स्पीशीज के बीच में भी डाइवर्सिटी होती है। और तीसरा लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, अब क्या है कि हर स्पीशीज अपने एक इकोसिस्टम में रहती है, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हम अच्छे से, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म जो है तो अपने क्या करता है, अपनी फिजिकल सराउंडिंग से इंटरैक्ट करता है, और उस फिजिकल सराउंडिंग में जहां उसका पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है वो उसका इकोसिस्टम बन जाता है। तो उस तरह से आप क्या देखते हो कि एक पोलार बियर जो है उसका इकोसिस्टम अलग रहेगा, फाइन, और एक बियर जो कहा है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में मिलने वाला है आपको, उसका एक इकोसिस्टम अलग रहेगा। इस तरह से आप जैसे देखोगे तो अलग अलग टाइप के जो बियर्स मिल रहे हैं आपको, तो सबका अलग अलग इकोसिस्टम हो गया।
स्पीशीज एक हो सकती है, मतलब स्पीशीज भी अलग है, तो इकोसिस्टम अलग अलग बन गए। ये चीज समझ में आई है। फिर वैसे इकोसिस्टम देखोगे तो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकते हैं। तो इकोसिस्टम्स में क्या देखने को मिल रहा है, हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इकोसिस्टम्स में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। तो द ब्रॉड डिफरेंस बिटवीन इकोसिस्टम टाइप्स एंड द डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटाट्स, मतलब ब्रॉड डिफरेंस बिटवीन द इकोसिस्टम टाइप्स। ये टुंड्रा इकोसिस्टम बन रहा है वहां पे, मतलब जैसे टुंड्रा वेजिटेशन में जो इकोसिस्टम बन रहा है, ठीक है, कहीं डेजर्ट वेजिटेशन जो है जहां पे आप क्या देख रहे हैं, थ्रोनी बुशेस वगैरह है, तो वो एक अलग इकोसिस्टम बनेगा वहां, ठीक है। तो ब्रॉड डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स, इकोसिस्टम टाइप्स एंड द डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटाट्स एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस अकरिंग विद इन ईच इकोसिस्टम टाइप कंस्टिट्यूट्स द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो कुल मिला के जो यहाँ पे क्रक्स निकालना है आपको कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एग्जिस्ट, ठीक है, एंड व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एग्जिस्ट इट मेक्स अप द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में एक यूनिक चीज पता क्या है, देखो ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी ऐसे तो नेचुरल देखने को मिल रही है, लेकिन स्पीशीज और जीन डाइवर्सिटी अंदर की बात है, मतलब स्पीशीज जो बन गए उनके अंदर का जीन जो है तो वो अंदर है, ठीक है। लेकिन इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम आप देखोगे तो फिजिकल एनवायरमेंट पे ज्यादा डिपेंडेंट होता है, नेचुरली है लेकिन वो फिजिकल एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट होता है। और एट टाइम्स क्या होता है, दी बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज, कम्युनिटीज मतलब क्या होगा कि ग्रुप ऑफ या फिर एसोसिएशन ऑफ स्पीशीज जो हो गया, ठीक, एसोसिएशन ऑफ स्पीशीज मतलब एशियाटिक लॉयन हो गए मान लो सारे, तो सारे एशियाटिक लॉयन जो है तो उनकी जो कम्युनिटी बनी, तो दी बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम आर नॉट वेरी रिजिडली डिफाइंड। एशियाटिक लॉयंस जो है तो एट टाइम्स कहां निकल जाएंगे, अफ्रीका में भी पहुंच जाएंगे। वो अफ्रीका में जैसे हम क्या कर रहे हैं, उनको एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, तो वो क्या उनका मतलब वहां पे हमने हैबिटाट बनवा दिया, तो वो क्या हो गया कि बाउंड्रीज जो है कम्युनिटीज की, ठीक है, और इकोसिस्टम की, तो कम्युनिटीज और इकोसिस्टम की बाउंड्रीज जो है तो वो एकदम रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, आर नॉट वेरी रिजिडली डिफाइंड, ठीक है, दोज बाउंड्रीज आर नॉट वेरी रिजिडली डिफाइंड। और उसके चलते हमें क्या देखने को मिलता है, द डिमार्केशन ऑफ इकोसिस्टम बाउंड्री इज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि एक एनिमल जो है, एक स्पीशीज जो है वो एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जाती है, कभी कभी उस इकोसिस्टम को अडेप्ट कर लेती है, कभी कभी क्या करती हैं वो सीजन के हिसाब से अलग अपना, जैसे बहुत सारे क्या रहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स रहते हैं तो उड़ के इधर आ जाते हैं इंडिया फिर चले जाते हैं, फाइन। तो स्पीशीज जो है इकोसिस्टम अपना बदलती रहती है, इस कारण से जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो डिमार्केशन की बात की जाती है कि ये एक इकोसिस्टम ये दूसरा इकोसिस्टम, तो वो उतना रिजिड नहीं है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है। इज दैट क्लियर? तो इट वाज ऑल अबाउट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में हमारा हो गया, हॉटस्पॉट के बारे में और हम पढ़ेंगे, तो लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में तीनों लेवल्स क्लियर हो गए। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पिछले वीडियो में हमने देखा कि डाइवर्सिटी जो होती है वो अलग अलग लेवल्स पे आपको देखने को मिलेगी। कैसे अलग अलग लेवल्स पर आपको देखने को मिलेगी? तो डाइवर्सिटी में हमने देखा कि हाँ, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है। अब अगर बात यह की जाए कि ये इतनी अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक जैसे सारे स्पीशीज होते कितना बेहतर होता, क्या है इस पूरे इतने मतलब कैसे रंग बिरंगे फ्लावर्स की तरह जो अलग अलग स्पीशीज प्लांट्स की एनिमल्स की हैं, इन सभी डाइवर्स स्पीशीज की जरूरत है हमें? जी हाँ। तो उसी सवाल के साथ में हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और उसके बाद में हम यह भी देखेंगे कि व्हाट रोल डज द डाइवर्सिटी प्लेज, ठीक है। तो जैसे क्या है इकोनॉमिक रोल, इकोलॉजिकल रोल, ये सारे रोल्स हम समझने की कोशिश करेंगे, साइंटिफिक रोल्स, कि ये डाइवर्सिटी जो है ये इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है। इस बात को तो, इस सवाल को यहीं पे खत्म करते हैं हम कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो जी हाँ, डाइवर्सिटी तो इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो अलग अलग तरीके से इकोनॉमिकली हमारे लिए बेनिफिशियल है, इकोलॉजिकली बेनिफिशियल है, साइंटिफिक वे में हमारे लिए बेनिफिशियल है। सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। देखिए, तो बायोडाइवर्सिटी हैज कंट्रीब्यूटेड इन मेनी वेज टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर। देखो कीवर्ड्स ध्यान रखना, बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, भिन्नता है, बहुत ज्यादा लाइफ फॉर्म में डिफरेंसेस हैं, वैरायटी है, तो उसी कारण से क्या है कि ह्यूमन कल्चर का डेवलपमेंट हुआ है, एंड इन टर्न ह्यूमन कम्युनिटीज हैव प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग द डाइवर्सिटी ऑफ नेचर एट द जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल लेवल। जो हमने भी पिछले वीडियो में देखा कि 3 लेवल पे आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। तो क्या कहा है यहाँ पे, टू वे रिलेशन देखने को मिल रहा है। कैसे टू वे रिलेशन देखने को मिल रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना, उस बायोडाइवर्सिटी की मदद से कहीं ना कहीं ह्यूमन कल्चर डेवलप हुआ है। कैसे डेवलप हुआ है? जब हमने देखा, हमने अलग अलग प्रकार के प्लांट्स को देखा, तो हमने अलग अलग प्रकार के प्लांट्स से, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मतलब एक स्ट्रीम का एग्जांपल ले रहे हैं हम कि अलग अलग प्लांट्स को देखा, अलग अलग प्लांट्स के यूजफुलनेस को देखा, समझा, आयुर्वेदा डेवलप हुआ।
फाइन। तो ह्यूमन कल्चर डेवलप हुआ कि हाँ हमने क्या एक आयुर्वेदा को पूरा का पूरा डेवलप किया। इस तरह से बायोडाइवर्सिटी नहीं होती तो क्या आयुर्वेदा डेवलप हो पाता, मतलब एक कंटेक्स्ट बता रहा हूं मैं आपको। तो बायोडाइवर्सिटी ने ह्यूमन कल्चर के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और वहीं पे जैसे अगर देखोगे ना तो ह्यूमन कम्युनिटीज जो ह्यूमन कम्युनिटीज है तो उन्होंने इंटर्न क्या किया, कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग भी इन्फ्लुएंस करते हैं ना कि जेनेटिकली क्या हो, जेनेटिक जैसे क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा प्लांट्स की या फिर हम कह लो कि एनिमल्स की। तो उससे क्या हो रहा है, उससे आप एक तरह से डाइवर्सिटी को और क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जेनेटिक लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे, इकोलॉजिकल लेवल पे ह्यूमन कम्युनिटीज हैव आल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग द डाइवर्सिटी। क्लियर? तो दोनों ही तरह से हम देखेंगे तो क्या है, टू वे रिलेशन एक स्टैब्लिश हो जाता है। और इस सेंस में अगर हम देखेंगे तो ह्यूमन कम्युनिटीज के लिए बायोडाइवर्सिटी जरूरी है और बायोडाइवर्सिटीज कहीं ना कहीं ह्यूमंस के लिए, मतलब ह्यूमन कम्युनिटीज के लिए बायोडाइवर्सिटी जरूरी है और बायोडाइवर्सिटी को और फ्लरिश करवाने के लिए ह्यूमन कम्युनिटी भी जरूरी है। ठीक है? तो बायोडाइवर्सिटी प्लेज द फॉलोइंग रोल्स। तो अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट प्लेज द फॉलोइंग रोल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और साइंटिफिक। नाउ लेट्स लुक इनटू दिस कि कैसे इकोलॉजिकल रोल प्ले करती है बायोडाइवर्सिटी, कैसे इकोलॉजिकल के साथ साथ में इकोनॉमिक रोल प्ले करती है, कैसे साइंटिफिक रोल प्ले करती है। ठीक है? अब ये इंपॉर्टेंस है, वही समझना है हमें। यहां पे क्या बताया गया है, नथिंग इन एन इकोसिस्टम इवॉल्व्स एंड सस्टेन्स विदाउट एनी रीजन। हमने ऐसा, मतलब आपने सुना भी होगा कहीं पे कि एक फिलोसॉफिकल स्कूल भी ऐसा कि नेचर में हर एक कण का अपना एक रोल है, हर एक कण का अपना एक रोल है। ठीक है? मतलब एक ऐसे भी इसको प्रेजेंट किया जाता है कि क्या है कि अर्थ पे एक मूवी चल रही है और मूवी में हर एक इंसान जो अर्थ पे आया है, हर एक चीज जो अर्थ पे है, उसका क्या है, अपना एक रोल है, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और वही चीज को यहाँ पे फिर बताया गया है कि नथिंग इन एन इकोसिस्टम इवॉल्व्स एंड सस्टेन्स विदाउट एनी रीजन। इकोसिस्टम में हर वो चीज जो है, मतलब इकोसिस्टम की हर चीज का कुछ ना कुछ क्या है, हर चीज का कुछ ना कुछ कारण है। ठीक है? अब क्योंकि कुछ ना कुछ कारण है तभी वो उस इकोसिस्टम का पार्ट है। अगर उसका कोई रोल नहीं होता तो उस इकोसिस्टम से बाहर हो गई होती, एक्सटिंक्ट हो गई होती। आया समझ में? तो इकोसिस्टम में अगर हवा है आज भी तो वो इसलिए क्योंकि उसका रोल है, वो लाइफ सपोर्टिंग है। ऑक्सीजन अगर है तो वो ऑक्सीजन क्या है, लाइफ सपोर्टिंग गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका भी अपना रोल है। उस तरह से हर चीज का अपना एक रोल होता है। दैट मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म बिसाइड्स एक्सट्रैक्टिंग इट्स नीड्स। अब जैसे आप देखोगे इकोसिस्टम में क्या है, इकोसिस्टम में ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स अपने सर्वाइवल के लिए तो है इकोसिस्टम में कि वो खेती करते हैं, खाना उगाते हैं, खाते हैं, ताकि, और इसलिए वो इकोसिस्टम में है और इकोसिस्टम में अपनी नीड्स को तो फुलफिल कर ही रहे हैं। ठीक है? तो अपनी नीड्स को फुलफिल करना तो एक चीज हो गई, बिसाइड्स एक्सट्रैक्टिंग इट्स नीड्स आल्सो कंट्रीब्यूट्स समथिंग ऑफ यूजफुल टू अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है? एंड दिस स्टेटमेंट में भी कॉन्ट्राडिक्टरी। आप बोलोगे नहीं सर, ह्यूमन बींग्स तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए, उल्टा दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए कह सकते हैं सिचुएशन खराब ज्यादा कर देते हैं। और लेकिन ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम कि क्या होता है कि जो स्पीशीज होती है इकोसिस्टम में, तो हर स्पीशीज की अपनी नीड तो वो फुलफिल करती ही करती है, साथ ही साथ में इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट समथिंग ऑफ यूजफुल टू अदर ऑर्गेनिजम्स। अब आप पूछेंगे कैसे, तो जरा समझो। यहाँ पे देखो, स्पीशीज कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी। जैसे हम पिछले चैप्टर में पढ़ के भी आए क्या है कि प्लांट्स जो है, तो प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं। ठीक है? अपना खाना बना रहे हैं, वो सब कुछ अपनी नीड्स को, अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, अपने लिए कार्बोहाइड्रेट्स को संभाल के रख रहे हैं, वो तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन वो दूसरी स्पीशीज के लिए यूजफुल, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए यूजफुल क्या कर रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। उस ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल करते हैं, उस ऑक्सीजन से हम क्या कर रहे हैं, जिंदा हैं दूसरी स्पीशीज, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, एनिमल्स हो गए। तो स्पीशीज कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी, प्रोड्यूस एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब हमने देखा कुछ बैक्टीरिया होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, उनका मतलब अपना जीवन यापन तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में क्या है कि वो जो डिकम्पोजिशन का काम कर रहे हैं वो जरूरी है, क्योंकि इकोसिस्टम को साफ वो रखेंगे। स्कैवेंजर्स जो है वो क्लीनर्स का काम कर रहे हैं, ठीक है, साफ सफाई कर रहा है वो सारा। तो उस तरह से क्या है, प्रोड्यूसेस एंड डिकम्पोजेस ऑर्गेनिक मैटर, हेल्प टू साइकिल वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द इकोसिस्टम। फिर हमने अभी पिछले चैप्टर में जो अलग अलग साइकिल पढ़ के आए, तो देखा कैसे इकोसिस्टम में हर स्पीशीज का अपना एक रोल होता है, वो चीजों को, वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को सर्कुलेट करते रहते हैं, अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स को। तो न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द इकोसिस्टम, फिक्स एटमॉस्फेरिक गैसेस, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा था हमने, एंड हेल्प रेगुलेट द क्लाइमेट। ठीक है, तो इस तरह से हर, मतलब आप समझो इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो अगर आप मान लो अलग अलग तरह की स्पीशीज नहीं होती, तो क्या ये इकोलॉजिकल रोल जो है वो स्पीशीज कर रही है वो हो पाता,
मतलब इकोलॉजी में सिस्टम बना रहता है एक नहीं, ठीक है, एक इकोलॉजिकल सिस्टम की जो हम बात करते हैं ना, जो इकोसिस्टम की बात करते हैं, क्या वो बन पाता? नहीं। तो इसीलिए बायोडायवर्सिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस सिग्निफाइज द इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी। ये दर्शाता है कि बायोडायवर्सिटी का इकोलॉजिकल रोल कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ ना? तो आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया कि व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मींस इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी। इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी क्लियर होना चाहिए। समझ में आया यहां तक? फिर अगर जैसे हम देखें तो दीज फंक्शंस परफॉर्म बाय डिफरेंट स्पीशीज आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शन एंड ह्यूमन सर्वाइवल। और ये जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है अलग अलग स्पीशीज इन्वायरमेंट में, ये इन्वायरमेंट के लिए भी, मतलब इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के भी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। कैसे? The more diverse an ecosystem, better are the chances for the species to survive through adversities and attack, and consequently is more productive। अब देखो क्या है, अगर मान लो, अब जैसे हम ऐसे कहते हैं ना, घर में ज़्यादा लोग हैं तो अगर कोई परेशानी आएगी तो ज़्यादा हमारे पास क्या रहेंगे, ज़्यादा हमारे पास कंधे रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि ले जाने के लिए, ज़्यादा हमारे पास कंधे रहेंगे कि वो जिम्मेदारियों को संभाल सकें। ठीक है, तो एक मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो उसी तरह से हम अगर यहाँ देखें कि हमारे इकोसिस्टम में अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा कि जो एडवर्सिटीज़ फेस करना पड़ती है, कभी कभी क्या होता है कि कोई फॉरेन स्पीशीज अटैक कर देती है, या फिर अभी लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, अब जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जितनी भी एडवर्सिटीज हैं, अटैक्स हैं, तो इनको सर्वाइव करने की जो पोटेंशियल है ना, इम्यूनिटी जो रहेगी इकोसिस्टम में ज्यादा रहेगी अगर इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज रहेगी। ठीक है, उससे इकोसिस्टम क्या रहेगा और प्रोडक्टिव रहेगा। जैसे हमने पढ़ा था क्या कि जितनी अलग अलग तरह की स्पीशीज रहेगी तो उनके इंटरेक्शन से और नई स्पीशीज डेवलप होगी। Hence, the loss of species would decrease the ability of the system to maintain itself। और इसका ही अपोजिट कर दो, ज्यादा है तो अच्छा है, ज्यादा डाइवर्सिटी है स्पीशीज की तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वहीं पे क्या हो रहा है, लैक ऑफ स्पीशीज अगर होगा, डाइवर्सिटी जो होगी रिड्यूस हो जाएगी, तो उसके चलते क्या होगा, उसके चलते क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा एक कि क्या इकोसिस्टम अपने आप को मेंटेन कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ठीक है, जब तक तो सब कुछ ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कभी क्या होना स्टार्ट होता है, क्लाइमेट चेंज होना स्टार्ट होता है, तो जो कम स्पीशीज रहेंगी वो एक्सटेंट हो जाएगी, तो फिर इकोसिस्टम कैसे सर्वाइव करेगा। यहां पे आपको एक चीज समझना है कि फिजिकल एनवायरनमेंट भी अपने आप में सर्वाइव नहीं कर सकता है। उस फिजिकल एनवायरनमेंट में अलग अलग साइकिल्स जब चलेंगे तभी जाके फिजिकल एनवायरनमेंट भी सर्वाइव करेगा। उन साइकिल्स को चलाने के लिए क्या है, मतलब अबायोटिक कंपोनेंट को बायोटिक कंपोनेंट की जरूरत होती है। हम अगर इसको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से देखें कि बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो जो इकोसिस्टम पूरा एक बनता है ना, उस इकोसिस्टम में सबको सबकी जरूरत होती है। तो जस्ट लाइक ए स्पीशीज विद अ हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम विद हाई बायोडाइवर्सिटी। देखो, एक स्पीशीज के अंदर जीन्स जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, तो अगर आपके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, आप डिसीजेस से लड़ सकते हो, आप क्या है बढ़िया हो। तो वैसे ही क्या होता है कि हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी तो आप बेहतर रहोगे, और वैसे ही क्या होता है कि एक इकोसिस्टम के अंदर भी हाई बायोडाइवर्सिटी अगर होगी ना, तो उस इकोसिस्टम के पास में ग्रेटर चांसेस होंगे ऑफ अडेप्टिंग टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो अगर इन्वायरमेंट बदल भी रहा है तो वो इकोसिस्टम क्या है, सर्वाइव कर जाएगा, वो इकोसिस्टम मजबूत दिखेगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स, अब देखो एटोमिस्टिक व्यू लेके चलना पड़ेगा आपको सोसाइटी का। एटोमिस्टिक व्यू मतलब क्या होता है समझते हो, कि कण कण से ही ब्रह्मांड बना है। तो वैसे ही क्या है कि हर एक स्पीशीज के अंदर जो उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, हर चीज का एक सिग्निफिकेंस है, और जितना डाइवर्स होगा उतना क्या होगा, सस्टेनेबल होगा, ऐसे समझो। ठीक है, जितना डाइवर्स होगा उतना सस्टेनेबल होगा। और पता है यही एक कंसर्न होता है, जैसे आप इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं अलग अलग, उनकी डिबेट्स को अगर समझोगे तो उनका यही कहना है कि आप क्या कर रहे हो कि आपको किसी चीज की कमर्शियल वैल्यू दिख रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ट्रीज हैं, कुछ स्पीशीज ऑफ ट्रीज हैं जिनकी कमर्शियल वैल्यू है, तो क्या किया जा रहा है कि जंगलों को साफ कर दिया जा रहा है और सिर्फ जो कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीशीज हैं, कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीशीज हैं ट्रीज की, उनको प्लांट कर देते हैं ताकि क्या हो, ज्यादा पैसा मिल जाए। ठीक है, फिर हेरा फेरी के अक्षय कुमार की तरह वो पैसा कर रहे हैं। तो देखो, पैसा तो दिख रहा है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में लेकिन क्या होगा कि मान लो कल को क्लाइमेट चेंज होगा, कल को कह सकते हैं कि एडवर्सिटीज होती है, अटैक्स होते हैं दूसरी स्पीशीज के, तब क्या होगा कि तब वो आपने इकोसिस्टम में था, इसका मतलब क्या, उसकी एक सिग्निफिकेंस है। ये स्टेटमेंट हमने जो पढ़ा था क्या है कि नथिंग इन एन इकोसिस्टम इवॉल्व्स एंड सस्टेन्स विदाउट एनी रीजन। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि पेड़ ही तो है, लेकिन उसका अपने आप में क्या होगा, इकोसिस्टम में एक रोल होगा। अब अगर आपने क्या कर दिया, उसे खत्म कर दिया, तो उसके बाद में क्या होगा कि कल को जब उसकी जरूरत आएगी, ठीक है, अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि यार गाड़ी चलाते हैं अपन तो स्पीड में चलाएंगे, ब्रेक की क्या जरूरत है, ब्रेक तो लगानी नहीं, अपने को बहुत तेज जाना है। ठीक है, लेकिन
अगर कहीं को रुकना पड़ गया और आपने ब्रेक तो निकाल दिया, बोल दिया इसकी जरूरत नहीं थी, तो फिर कैसे रुकोगे? तो वही चीज है कि हर एक इकोसिस्टम में हर एक चीज पार्ट की तरह है, आप कहीं भी पार्ट को निकाल दोगे तो वो सिस्टम पूरी तरह से सही नहीं रहेगा, फिट नहीं रहेगा एडवर्स सिचुएशंस के लिए, ठीक है। तो इकोलॉजिकल रोल होता है हर स्पीशीज का, और ये एक इंपॉर्टेंस है कि हाँ जितनी डाइवर्सिटी होगी स्पीशीज में, जेनेटिकली डाइवर्सिटी होगी, जितने इकोसिस्टम्स में डाइवर्सिटी होगी। देखो मैं बार बार स्पीशीज का कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरी डाइवर्सिटी को इग्नोर कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को कॉम्प्रिहेंसिवली लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये एक इकोलॉजिकल रोल हो गया। इकोलॉजिकल रोल के बाद में क्या है? इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चलो अब थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक रोल बता देते तो शायद कहीं लालच में इंसान प्रिजर्व कर ले बायोडाइवर्सिटी को। देखो तो जितनी ज्यादा भिन्नता होगी ना उससे उसका उतना एडवांटेज होगा। तो फॉर ऑल ह्यूमंस बायोडाइवर्सिटी इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन देयर डे टू डे लाइफ। इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन देयर डे टू डे लाइफ। हाउ? वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज क्रॉप डाइवर्सिटी, ठीक है। तो एग्रो बायोडाइवर्सिटी। अब 2 मिनट के लिए सोचो, अगर आप कि सारे किसान एक ही फसल को अगर उगा रहे होते, ठीक है, तो क्या उस फसल की क्योंकि सप्लाई इतनी होती है तो डिमांड ही नहीं होती, प्राइस मिल पाता? नहीं मिल पाता, ठीक है। तो उस तरह से एग्रो बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार के फ्रूट जो है, नए एक्सोटिक फ्रूट्स को बनाया जाता है, ड्रैगन फ्रूट, ठीक है। तो अब अगर जैसे देखोगे तो ये जो अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स हैं, अलग अलग प्रकार की क्रॉप वेराइटीज हैं, ठीक, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? उल्टा क्या किया जाता है? लैब्स में तैयार किया जाता है कि हाँ एप्पल जो है तो एप्पल में भी एक नई स्पीशीज बनाते ताकि इसका क्या हो? मार्केट क्रिएट हो, इसका एक मार्केट क्रिएट हो। तो वैसे ही क्या है कि एक इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइवर्सिटी का। इकोनॉमिक रोल क्या होता है कि वो आप जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखोगे तो एग्रो डाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी जो है, वो वैल्यू एडिशन करती है, ठीक है, वैल्यू एडिशन करती है। बायोडाइवर्सिटी इज सीन एज अ रिजर्वायर ऑफ रिसोर्सेज टू बी ड्रॉन अपॉन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। अगर आप जैसे देखोगे कि प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, फार्मास्यूटिकल बन रहे हैं, ठीक है। अब मान लो क्या है, आयुर्वेदा का भी एग्जांपल दिया मैंने आपको कि मेडिसिन बन रही हैं, तो अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी, अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां नहीं होगी, तो आप अलग अलग प्रकार की दवाइयां नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो वहां पे डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको कुछ मैन्युफैक्चर करना है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, तो एक ही तरह की चीजें नहीं करोगे ना प्रोड्यूस, आपको वहां पे भी डाइवर्सिटी चाहिए रहेगी। तो दिस कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटोरिएशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखो मतलब ऐसा रहता है कि एक वो मुर्गी जो है सोने की, वो अंडा दे रही थी, आपने वो कहानी सुनी होगी ना, तो वो क्योंकि वो सोने का अंडा देती थी इस कारण से उसकी मृत्यु भी होती है, और वो लालच आ जाती है इंसान को, वो सोचता है कि मुर्गी को मार देता हूं उसके अंदर से बहुत सारे अंडे निकल के आ जाएंगे। तो वैसे ही क्या होता है कि आप देखोगे तो बायोडाइवर्सिटी जो है ना, वो उसका इकोनॉमिक रोल है। वो आपको क्या दे रही है? वो आपको एक तरह से फाइनेंस, मतलब आपको पैसा मिल रहा है उससे, ठीक है। वहां पे आप देखोगे तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू अटैच्ड है बायोडाइवर्सिटी की। और एट टाइम्स क्या कहा गया है कि दिस कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटोरिएशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब क्योंकि वो इकोनॉमिकली वाइबल है तो इस कारण से क्या हो रहा है? इकोनॉमिकली वाइबल है, इस कारण से उसका डिटोरिएशन भी हो रहा है। एग्जाम्पल अच्छा देता हूं मैं आपको, जैसे राइनोसोरस की स्पीशीज जो है, तो उसमें डाइवर्सिटी होना कि अलग अलग तरह के राइनोसोरस है, वन हॉर्न राइनोसोरस जो है, तो उसका जो हॉर्न होता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसकी इकोनॉमिक अगर देखोगे तो एक इकोनॉमिक रोल है कि वो मेडिसिन वगैरह बनाने में इस्तेमाल आता है। अब वो राइनोसोरस का तो ये क्या है, उसकी तो नेचुरल कह सकते हैं डाइवर्सिटी उसको ये मिली है, ठीक है। राइनोसोरस इज ब्लेस्ड टू हैव दैट हॉर्न, लेकिन उसी कारण से क्या हो रहा है, उसकी हंटिंग होती है, उसकी पोचिंग होती है। तो एट टाइम्स क्या बताया गया है कि ये कंसेप्ट है बायोलॉजिकल रिसोर्स का कि दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रोल। एट टाइम्स ड्यू टू दिस देयर इज डेटोरिएशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ न्यू कॉन्फ्लिक्ट डीलिंग विद द रूल्स ऑफ डिवीजन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और बायोडाइवर्सिटी को लेकर ही क्या है, रूल्स ऑफ डिवीजन अप्रोप्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज को लेकर कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है। मतलब नेशंस आपस में क्या है, नेशंस को दिख रहा है कि यार रिसोर्स रिच रीजन जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी ज्यादा है। डाइवर्सिटी किस टर्म्स में ज्यादा है कि यहाँ पे वैल्यूएबल ट्री मिल रहा है, अगर ठीक है वैल्यूएबल टिम्बर है तो ये रीजन हमारे पास होना चाहिए। स्टेट्स लड़ रहे हैं, कंट्रीज लड़ रही हैं आपस में, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, मिनरल्स को लेके, ठीक है। तो वो एक इशू आ जाता है। Some of the important economic commodities that biodiversity supplies to humankind are food crops, livestock, forest, fish, medicinal resources, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रोल की जब हम बात करें तो ये इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्ट्स जो हैं, जो हमें कौन प्रोवाइड करता है, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का इकोनॉमिक रोल हो गया। अब हम आते हैं साइंटिफिक रोल पर। साइंटिफिक रोल क्या है? देखो साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो साइंटिफिक रोल में हम क्या देख रहे हैं, साइंटिफिक रोल में स्टडी के पर्पज से देखना है। साइंस मतलब क्या होता है
तो साइंस मतलब टू स्टडी समथिंग इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, ठीक है। तो सिस्टमैटिक ऑर्डर में बायोडाइवर्सिटी जो है हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है। कैसे? बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ईच स्पीशीज कैन गिव अस सम क्लू एज टू हाउ लाइफ इवॉल्व एंड विल कंटिन्यू टू इवॉल्व। बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखो कि व्हाट इज द साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अलग अलग प्रकार की बायोडाइवर्सिटी है, जैसे कुछ प्लांट्स जो है सलाइन वाटर में ग्रो कर जाते हैं। सलाइन वाटर में कैसे ग्रो कर जाते हैं? तो हम बात करें किसकी? मैंग्रोव्स की, ठीक है। मैंग्रोव्स जो है वो सलाइन वाटर में ग्रो कर जाते हैं। मैंग्रोव ट्रीज होते हैं, सुंदरी वगैरह जो हो गए ना, तो वो सलाइन वाटर में ग्रो कर जाते हैं। अब क्या है? वो बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन वो बायोडाइवर्सिटी हमें बताती है कि हाँ लाइफ पॉसिबल सलाइन वाटर में भी है, और वो फ्यूचर पॉसिबिलिटी को भी दर्शाती है, ठीक है। फ्यूचर पॉसिबिलिटी को भी दर्शाती है कि मान लो कल को हमारी सॉइल सलाइन हो जाएगी, पेस्टिसाइड्स वगैरह इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आप कैसे लाइफ को सस्टेन कर पाओगे, तब ये नॉर्मल प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे, ठीक है। तब अब क्या होगा? तब साइंस की मदद से, या फिर हम कह सकते हैं क्या कि वो जो जीन है कि सलाइन वाटर में भी क्या हो सकता है, प्लांट ग्रो हो सकता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे जो सलाइन सॉइल्स है वहां पे ग्रो होने वाले प्लांट्स के जीन्स में लगा देंगे, ताकि क्या हो कि हम ये इंश्योर कर सके कि लाइफ कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो लाइफ कैसे इवॉल्व हुई है और कैसे इवॉल्व होती रहेगी, इस चीज को स्टडी करना है, ठीक है। एडवर्सिटीज से बचना है, तो बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो हेल्प्स in understanding how life functions and the role each species in sustaining ecosystem of which we are also नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया। बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लाइफ फंक्शंस एंड द रोल ऑफ ईच स्पीशीज इन सस्टेनिंग इकोसिस्टम ऑफ विच वी आर ऑल्सो अ स्पीशीज। तो एक इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी स्पीशीज है ना, हर स्पीशीज का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, हम भी एक स्पीशीज है उसी इकोसिस्टम का। तो बायोडाइवर्सिटी हमें जब कीनफुली ऑब्जर्व किया जाता तो बताती है कि हाँ कि कैसे मतलब किस स्पीशीज का क्या रोल है उस इकोसिस्टम में, और कैसे वो इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए उस इकोसिस्टम का पार्ट हमें हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समझ में आई चीजें? तो साइंटिफिक रोल में कुल आपको ऐसा समझना है कि हाँ विद द हेल्प ऑफ साइंस कैसे लाइफ इवॉल्व हुई है, कैसे लाइफ आगे सस्टेन करेगी, और क्या रोल प्ले कर रही है बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीजें हमें जानने को मिल जाती है। तो दिस इज द साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो अब कंक्लूजन पे जैसे अगर हम आए, तो बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, तो आप इस पॉइंट के साथ सभी एग्री करेंगे कि यस बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? अब इस सवाल पे कोई दो राहें नहीं होगी, आपको सभी को क्लियर हो गया है कि बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक। तो उस हिसाब से अगर देखे जाए तो इट इज आवर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसिडर दैट ईच एंड एवरी स्पीशीज अलोंग विथ अस हैव एन इंट्रिंसिक राइट टू एग्जिस्ट, ठीक है। तो जीने का अधिकार हर स्पीशीज को, ह्यूमन स्पीशीज जो है, होमोसेपियंस जो है, सो कॉल्ड होमोसेपियंस जो है, तो थोड़ा एडवांस है दूसरी स्पीशीज से। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी स्पीशीज को कोई हक नहीं है कि वो जिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या होना चाहिए, मोरल, लीगल, सभी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। एथिकल सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हम ये इंश्योर करें कि हर स्पीशीज सर्वाइव करे। क्यों? क्योंकि हर स्पीशीज का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो सिर्फ अपने सर्वाइवल की बात नहीं कर रही है, वो स्पीशीज रहेगी तब हमारा भी सर्वाइवल हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है जिसमें वो स्पीशीज सर्वाइव कर रही है, ठीक है। हेंस इट इज मॉरली रॉन्ग टू वॉलेंटरली कॉज द एक्सटेंशन ऑफ एनी स्पीशीज। तो इट इज मॉरली रॉन्ग कि आपके किसी एक्शन से आपको पता है कि मेरे इस एक्शन से, जैसे हम पेड़ काट रहे हैं तो मेरे इस एक्शन से क्या होगा, कोई स्पीशीज एक्सटेंट हो सकती है, ये गलत है, ठीक है। वॉलेंटरी तो छोड़ो, इनवॉलेंटरी भी अगर हो रहा है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? इन्वायरमेंटलिस्ट क्या करते हैं, वो तो ढूंढते हैं कि क्या कारण है कि जिससे स्पीशीज खत्म हो सकती है, और फिर उस कारण को रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी is a good indicator of the state of our relationship with other living species, ठीक है। तो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है इसका मतलब ये है कि आप अकोमोडेट कर पा रहे हो उस अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी के साथ में। और अगर आप देख रहे हो कि बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आपका इकोसिस्टम आपके इकोसिस्टम की सेहत अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, जितनी डाइवर्सिटी होगी उतना मजबूत इकोसिस्टम दिखेगा। लेकिन अगर आप लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कम कर दोगे तो फिर क्या है, वो एक इंडिकेटर है बायोडाइवर्सिटी की इकोसिस्टम हेल्दी है या नहीं है। इनफैक्ट द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेनी ह्यूमन कल्चर्स, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर। जैसे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो अधिकतर रिलीजन्स में जैसे अगर देखोगे तो नेचर वर्शिप को माना गया है, अगर आप जैसे देखोगे तो ह्यूमन कल्चर में, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, हिंदुइज्म में जैसे अगर आप देखते हैं तो क्या है कि अधिकतर गॉड गॉडेसेस को
एसोसिएट कर दिया जाता है किसी एक एनिमल के साथ में। तो अब देखो भगवान है या नहीं है, आप मानो या ना मानो, उस चीज में हम नहीं घुसते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये अगर कहानी भी बुनी गई है ना, अगर एक जो है हकीकत है, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर कहानी भी बुनी गई है तो उससे क्या एक मैसेज पहुंचाया गया है, सेक्रेड ग्रुप्स का जो मैसेज है, ठीक है, तो उसके थ्रू हम क्या करने की कोशिश करें, उसके थ्रू हम स्पीशीज को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ह्यूमन कल्चर जो है वो बताता है कि हाँ डाइवर्सिटी है, कहीं शेर भी इंपॉर्टेंट है, कहीं चूहा भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्यों बताया जा रहा है, ताकि आप क्या कर सको, आप प्रिजर्व कर सको अलग अलग स्पीशीज को, अलग अलग डाइवर्सिटी को, ठीक है। तो इस सेंस में क्या है कि बायोडाइवर्सिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर। लेकिन अब एक सवाल निकल के आता है यहाँ पे, क्या सवाल निकल के आता है कि जब सर बायोडाइवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट है तो बायोडाइवर्सिटी को खतरा कौन पहुंचा रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक बड़ा इशू, बर्निंग इशू है, तो वो आखिर हो क्यों रहा है ऐसा, और यही चीज हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक चीज समझ में आ गई कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन फिर भी बायोडाइवर्सिटी जो है वो खतरे में है, ठीक है, डाइवर्सिटी कम होते जा रही है, क्यों, तो वो सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए एक बार कनेक्ट करते हैं हम, बायोडाइवर्सिटी हमारा चैप्टर है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो हमने बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अगला पार्ट क्या है चैप्टर का, कंजर्वेशन। सवाल ये आता है कि कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, किस चीज का कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। अब बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो उसे थ्रेट क्या है, मतलब कंजर्व किसे करेंगे आप, जो खतरे में है, तो बायोडाइवर्सिटी खतरे में क्यों है, सवाल, ठीक है। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दिस इज द क्रक्स ऑफ द टॉपिक, ठीक है। तो ये क्या है, पूरे के पूरे टॉपिक का सार है, जिसे हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्लियर हो गया, टॉपिक समझ में आ गया, मतलब अंदर का कंटेंट 100% समझ में आ जाएगा। तो अब अगर जैसे हम देखते हैं तो व्हाट कैन बी द रीजन, ठीक है, कारण क्या हो सकता है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, वो सारी चीजें हम अभी प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। तो जैसे अगर हम देखें तो ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन का तो क्या ही कहना है, कितनी तेजी से बढ़ी है, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर देखेंगे हम तो ह्यूमन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड, रैपिडली इंक्रीज्ड, ठीक है, दिस इज द एप्रोप्रिएट वर्ड। तो ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी। अब जब ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी तो उससे क्या हुआ पता है, उससे ये हुआ कि इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन लेड टू द इंक्रीज इन द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब अब ह्यूमन बींग्स बढ़ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि ह्यूमन बींग्स सब जादू है कोई मिल गया कि धूप खा के जिंदा रह लेंगे। हमें क्या चाहिए रहेगा, हमें नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए रहेंगे, हमें लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, प्लांट से प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करेंगे हम, ये सारी चीजें चाहिए रहेगी। अब हो क्या रहा है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है इनफाइनाइट नहीं है, लिमिटेड है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, ह्यूमन पॉपुलेशन अनलिमिटेड होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, मतलब अगर ऐसे समझोगे तो विद इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन देयर इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब आप सर्वज्ञानी हो, आपको पहले भी बताया मैंने क्या कि एक बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफ ऑन दी अर्थ वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा था समझा था कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यहाँ क्या हो रहा है, वही बैलेंस डिस्टर्ब हो जा रहा है, ठीक है। वो जो बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है ना, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा अल्टीमेटली पता है, ठीक। तो इंक्रीज इन द रेट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, एंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दैट, इंपैक्ट ऑफ दैट इज इट हैज एक्सीलरेटेड द लॉस ऑफ स्पीशीज एंड हैबिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो उनका जो हैबिटाट है, उनका जो हैबिटेशन है, जो स्पीशीज है, वो धीरे धीरे विलुप्त होते चले जा रही है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है कि आपका घर खत्म हो गया तो अब आप कहां रहोगे, वैसा सवाल आता है ना, तो आप रोड पे आप क्या हो जाओगे, सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, बारिश है, आप भी खत्म हो जाओगे, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि मतलब ये समझाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि स्पीशीज जो है तो उन्हें भी उनका इकोसिस्टम बचाए रखना होगा, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएंगे ना। हमारे लिए सोच के देखो वैसा, क्या हम उस कंडीशन में सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो वही केस यहां पे भी हो रहा है कि जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन बढ़ा है, ठीक है, हमने बहुत सारे फॉरेस्ट काट दिए, क्यों, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी फ्यूल वुड की और इन सारी चीज़ों की, हमें लकड़ियाँ चाहिए थी, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज को हमने सुखा दिया तो वो जो मछलियाँ वहाँ रहती थी वो कहाँ जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इसका इंपैक्ट ये हुआ कि बहुत सारी स्पीशीज, उनका हैबिटेशन जो है वो सब कुछ क्या होने लगा, धीरे धीरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में खत्म होने लगा। आ गया समझ में। तो अब हो क्या रहा है, बायोडाइवर्सिटी जो थी पहले वो क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है, स्पीशीज मरते जा रही है, खत्म होते जा रही है, एक्सटिंक्ट होते जा रही है। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, समझ में आया, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस तरह से चीजों को कनेक्ट करना है। तो अब अगर जैसे हम देखेंगे ना तो बायोडाइवर्सिटी का जैसे यहाँ पे आपको रीजनल एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो ट्रॉपिकल रीजन्स जो है हमारे, ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से हैं, तो 23 डिग्री ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो ये ट्रॉपिकल रीजन जो है ना,
अब कनेक्ट करो, अभी प्रीवियस वीडियोस में हम क्या पढ़ के आए कि मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी जो है वो कहां थ्राइव करती है, इन दिस ट्रॉपिकल रीजन बिकॉज द वेदरिंग प्रोसेस इज फास्ट हियर। ठीक है, तो वेदरिंग प्रोसेस फास्ट है तो इस कारण से क्या होता है कि यहां पे मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहां पे मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी और वही चीज आपकी बुक भी बता रही है आपको क्या कि ट्रॉपिकल रीजन विच ऑक्यूपाई ओनली अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और इसको कंपैरेटिव लेके चलना कि वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है 100% में से 25% एरिया ही ट्रॉपिकल रीजन में आता है, बाकी आप देखोगे तो सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर रीजन्स में चले जाएगा। ठीक है, एरिया 25 है। अब हो क्या रहा है, कंटेन्स अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन, और वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 3/4 ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन 75% पॉपुलेशन जो है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस डेटा कि 3/4 है कि भी नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं हम, तो क्या है कि 75% पॉपुलेशन जो है कहां रह रही है, ट्रॉपिकल एरिया में रह रही है। मतलब 25% रहने की जगह है, 75% जनसंख्या यहां रह रही है। अब ये जनसंख्या वही है, जादू नहीं है। ठीक है, ये जनसंख्या क्या चाहिए, इस पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, इस लार्ज चंक को रिसोर्सेज चाहिए रहेंगे, और रिसोर्सेज कहां से आएंगे, नेचर से। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को जब वो क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो डिस्टर्ब करेंगे बहुत सारी स्पीशीज का मतलब जो हैबिटाट है, जो इकोसिस्टम है, तो उसके चलते क्या होगा, उसके चलते बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफॉरेस्टेशन हैव बिकम रैम्पेंट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। नाउ वी हैव सीन द डेटा, और इस डेटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इतनी पॉपुलेशन, ठीक है, जब लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर टूट पड़ेगी ना, तो क्या हो जाएगा कि ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, और इससे क्या होगा, ये लार्ज पॉपुलेशन के सेक्शन का नीड्स को फुलफिल करने में क्या होगा, ट्रॉपिकल रीजन्स में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, और वो हुआ भी है, अभी बताएंगे कुछ आपको हम। ठीक है, एज दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंटेन 50% ऑफ द स्पीशीज ऑन द अर्थ, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटाट्स हैव प्रूव्ड डिजास्टरस फॉर द एंटायर बायोस्फीयर। एंटायर बायोस्फीयर की बात की जा रही है कि पूरे के पूरे बायोस्फीयर के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। देखो समझना, ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में अधिकतर क्या मिलते हैं, रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो रेन फॉरेस्ट है, इन रेन फॉरेस्ट एरिया में टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा लाइफ थ्राइव करती है, डाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। अब बायोडाइवर्सिटी को चलो एक तरफ रख भी दो, तो यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा है। अब अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हो गया, फिर उसके बाद में जैसे देखोगे आप तो अमेजॉन के बाद में जो इंडोनेशिया वगैरह वाला पूरा बेल्ट है, आइलैंड नेशंस हैं। ठीक है, तो इतने सारे रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, और वो क्या है, वो एक तरह से लंग्स ऑफ द अर्थ का काम करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई भी होगी बहुत ज्यादा। लेकिन जब क्या हो रहा है, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है ना, तो उस ओवर एक्सप्लॉयटेशन का इंपैक्ट पता है क्या होता है कि काफी सारी स्पीशीज जो उनका घर था, वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट होगी वहां से, वो स्पीशीज का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अब वो स्पीशीज जब धीरे धीरे वैनिश होने लगेगी, ठीक है, उनका सर्वाइवल टफ हो जाएगा, तो उसके चलते क्या होगा, उसके चलते अल्टीमेटली इंपैक्ट कहां कौन फील करेगा, ह्यूमन बींग्स ही करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी को अगर किसी प्रकार का लॉस हो रहा है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है कि बायोडाइवर्सिटी सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए या फिर अपने सस्टेनेंस के लिए ही वो स्पीशीज है, वो स्पीशीज कहीं ना कहीं पूरे इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और एक भी स्पीशीज का एक्सटिंक्ट होना, एक भी स्पीशीज का उस सिस्टम से बाहर हो जाना क्या हो सकता है, चिंताजनक हो सकता है। समझ में ये चीजें, इतनी ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको कहानी की तरह सुनते मत चलना, इसको अमल भी करना, मतलब थोड़ा सा एनालिटिकल वे में इसको सोचना समझना कि हाँ इंपैक्ट तो होता है चीजों का। ठीक है, अब ये बायोडाइवर्सिटी जो खत्म हो रही है, तो व्हाट कैन बी दी फैक्टर्स, मतलब अब आंसर लिखने को आएगा तो अल्टीमेटली क्या लिखेंगे, सीधी सी बात। तो अब देखो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो ह्यूमन पॉपुलेशन का इंक्रीज होना एक पॉइंट वो लिख सकते हो आप। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन का मतलब एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव दे सकते हो। फिर उसके बाद में आप लिखोगे कि जैसे नेचुरल कैलेमिटीज, अब ये नेचुरल कैलेमिटीज कहने को नेचुरल है, लेकिन इन नेचुरल कैलेमिटीज को भी हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड ही बताएंगे। अब मान लो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी वाटर राइज हो रहा है, ठीक है, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण ह्यूमन बींग्स ही तो है। तो नेचुरल दिख रहा है कि राइजिंग सी वाटर, लेकिन अल्टीमेटली उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन ही है। तो ये जो नेचुरल कैलेमिटीज है, सच एज अर्थक्वेक, फ्लड्स, वोल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर्स, ड्रॉट्स एक्सेट्रा, ठीक है, अब हमने क्या करा, ग्राउंड वाटर पूरा पंप आउट कर लिया, ड्रॉट्स तो आना ही है। तो ये सो कॉल्ड नेचुरल कैलेमिटीज जो है, ठीक है, कॉज डैमेज टू द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द अर्थ, ब्रिंगिंग चेंजेस इन दी बायोडाइवर्सिटी ऑफ रिस्पेक्टिव अफेक्टेड रीजन्स। ठीक है, तो एक कारण ये हो गया, क्या हो गया कि जब नेचुरल कैलेमिटीज होती है तो उसके चलते क्या होता है कि वहां की जो पूरी फ्लोरा एंड फोना है, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है, उसमें एक अब्रप्ट चेंज देखने को मिलता है, विच इज नॉट गुड फॉर दी इकोसिस्टम, विच इज नॉट गुड फॉर दैट स्पेसिफिक स्पीशीज, विच इज नॉट गुड फॉर द होल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है,
अगली चीज क्या है, पेस्टिसाइड्स एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। अब इस चीज के लिए ट्रॉफी दी जानी चाहिए ह्यूमन बींग्स को, क्या कि पेस्टिसाइड्स और जो पॉल्यूटेंट्स हैं सच एज हाइड्रोकार्बन्स एंड टॉक्सिक हेवी मेटल डिस्ट्रॉयज द वीक एंड सेंसिटिव स्पीशीज। कुछ स्पीशीज पता है बहुत सेंसिटिव होती है, फॉर एग्जांपल जो कोरल रीफ्स होती है। अब देखो कोरल रीफ्स जो होती है, तो कोरल रीफ्स एक तरह से क्या है पता है, लंग्स इन दी ओशियन कहा जाता है उन्हें। वो भी बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, कंज्यूम करती है, तो वो जो कार्बन बैलेंस है वो बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। समझना, एक अच्छी बात बता रहा हूं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि कोरल रीफ्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कोरल रीफ्स बहुत सेंसिटिव होती है, एकदम छुई मुई की तरह। अब क्या होता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह है, या जब वाटर डिस्चार्ज कर देते हैं ओशियंस में, वो सोचते हैं कि समुद्र में कौन जा रहा है, समुद्र में डिस्चार्ज कर दो, तो उसका इंपैक्ट पता है क्या निकल के आता है, उसका इंपैक्ट निकल के आता है कि सी वाटर लेवल जो है, तो वो सी वाटर जो है तो उसमें राइज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। और वो राइज इन टेम्परेचर जो होता है, तो उससे क्या हो रहा है कि कोरल रीफ्स जो है वो वैनिश हो जाती है, बहुत सारी कोरल रीफ्स जो है तो गायब हो जाती है, बहुत सारी कोरल रीफ्स जो है वो मर जाती है। तो कनेक्ट कर पा रहे हो, ये सारी चीजें दर्शाती है कि किस तरह से समस्याएं बढ़ रही है, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स, अदर पॉल्यूटेंट्स जो है, तो जो सेंसिटिव स्पीशीज हैं उनको वैनिश करवा देती है। एक और नया कारण जैसे अगर देखें जिससे बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी ऑफ द इकोसिस्टम सफर्ड एक्सटेंसिव डैमेज बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज। अब यहां पे दो चीजें समझना, एक नेटिव स्पीशीज होती है, नेटिव स्पीशीज हम बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि मैं मध्य प्रदेश का नेटिव हूं, ठीक है, तो मतलब मैं मध्य प्रदेश का हूं इंसान। अब वैसे नेटिव स्पीशीज मतलब वो वहीं की है, ठीक है, उसका वो नेटिव प्लेस है, वो जो हम जहां पे उसको देख रहे हैं वो वहीं की स्पीशीज है, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है कि कुछ स्पीशीज नेटिव होती है, कुछ एक्सोटिक होती है। एक्सोटिक मतलब क्या है, बाहर से आई है। अब बोलोगे सर कौन सी ट्रेन से आई है, तो बाहर से आई है इसका मतलब क्या है कि अब जैसे आप देखोगे नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, विंड, वाटर, ठीक है, बर्ड्स वगैरह हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए एट टाइम्स, तो उनके साथ में ट्रांसपोर्ट होकर अगर कोई सी स्पीशीज आ जाती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो वो क्या करेगी। अब ऐसा है कि एक सिस्टम पूरा बना हुआ था, उस सिस्टम में स्पीशीज थी, और वो जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम था वो स्पीशीज के लिए फेवरेबल था। लेकिन अब ये जो एक्सोटिक स्पीशीज बाहर से मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री जो हुई है एक, तो ये एक्सोटिक स्पीशीज क्या करेगी, हो सकता है कि वो जो नेटिव स्पीशीज है उसके सर्वाइवल के लिए क्या बन जाए, ये सिरदर्द बन जाए, ठीक है। तो एक्सोटिक स्पीशीज, द स्पीशीज व्हिच आर नॉट द नेचुरल inhabitants of the local habitat but are introduced into the system are called exotic species. तो those species which are not the part of the natural habitat, ठीक है, वो जो natural habitat है वहां का, उसका पार्ट नहीं है वो स्पीशीज, लेकिन वो इंट्रोड्यूस हो गई है उस रीजन में, उस हैबिटाट में। और इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, और इसका इंपैक्ट इस हद तक हो सकता है कि दैट एक्सोटिक स्पीशीज मे बी डेंजरस फॉर द नेटिव स्पीशीज, ठीक है, जो नेचुरल स्पीशीज है वहां की, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है। समझ में आई यहां तक कहानी। तो इस तरह से हमने एक्सोटिक स्पीशीज, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज भी एक रीजन देख लिया। सो आई हैव गिवन यू मल्टीपल पॉइंट्स, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए। ह्यूमन बींग्स का इंक्रीज होना, पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, ट्रॉपिकल रीजन में किस तरह से आप देख रहे हो, मतलब जो एक पूरा डेटा हमने एनालाइज किया, natural calamities, pesticides and other pollutants, introduction of exotic species. So these are the factors which are responsible for the loss of biodiversity. एग्री करोगे मेरे साथ, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके अलावा क्या है, तो ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स some animals like tigers, elephants, rhinoceros, crocodiles, minks and birds were hunted mercilessly by poachers for their horn, tusk, hides etc. hides मतलब क्या होता है, स्किन, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे ना, तो ये सारे कारण तो हुए ह्यूमन बींग्स बोल रहे हैं कि हम कैसे पीछे रह जाएं उसमें, तो ह्यूमन बींग्स के कारण जो ग्रीड है ना, उसने क्या करा है कि बहुत सारी एनिमल स्पीशीज को, बहुत सारी प्लांट स्पीशीज, जैसे चंदन, एक लिखा नहीं है मैं बताता हूं, चंदन का पेड़ जो होता है ना, सैंडलवुड की जो स्पीशीज है, तो मल्टीपल स्पीशीज होती थी, अलग अलग तरह के सैंडलवुड होते थे, लेकिन क्या होते चले गए, अब क्योंकि तस्करी होती है, महंगा बिकता है चंदन, ठीक है, तो उस कारण से क्या हो रहा है कि अब जब तस्करी हो रही है तो बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जा रहा है। पेड़ों को काट दोगे, ठीक है, तो फिर आप दूसरे पेड़ कहां से लाओगे उसी स्पीशीज के, तो इस तरह से उसे नुकसान हो रहा है। फिर उसके अलावा जैसे देखेंगे तो एनिमल्स की हम बात करें, वन हॉर्न राइनोसोरस जो है, तो वो एक क्लासिकल एग्जांपल बन गया, ठीक है। मतलब वी शुड बी शेम फॉर दिस, ठीक है, हमें इस चीज के लिए एक तरह से कहना चाहिए कि ह्यूमंस आर नॉट मेंट टू लिव ऑन दिस प्लेनेट, रहना ही नहीं चाहिए। क्यों, मार्स पे पहुंचा दो एलन मस्क के साथ में सबको, क्योंकि जिस तरह से हम क्या कर रहे हैं, जिस तरह से हम जो नेटिव स्पीशीज है, या फिर कह सकते हैं जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसके साथ में अकोमोडेटिव ना होते हुए एग्रेसिव हो रहे हैं ना, वो कल को हमारे लिए ही नुकसानदायक होने वाला है, ठीक है। चलो मैं भावनाओं में बह जाता हूं जब इन्वायरमेंट की बात आती है, तो इग्नोर दैट पार्ट, बाकी यहां तक चीजें कनेक्ट हो पा रही है। तो
इस तरह से आपको समझ में आया कि हाँ देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज, पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, ये सारा सब कुछ हो गया, ठीक है। अब ये सारी समस्याएं तो हैं, अब इन समस्याओं का समाधान क्या है? तो जैसे अगर हम देखेंगे द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कॉमनली नोन एज IUCN, ठीक है, IUCN शॉर्ट फॉर्म में जिसके जाना जाता है, हैज क्लासिफाइड दी threatened species of plants and animals into 3 categories for the purpose of their conservation। देखो मल्टीपल क्लासिफिकेशन, आपकी बुक 3 क्लासिफिकेशन के बारे में बताती है। तो IUCN क्या है पता है? IUCN एक बॉडी है इंटरनेशनल लेवल पे जो क्या करती है, जो ये देखती है, रेड लिस्ट पब्लिश करती है कि हाँ डेटा का रिकॉर्ड रखती है कि कितने स्पीशीज हैं, कहाँ है, किसको खतरा है, किसको खतरा नहीं है, कोई तो चिंता कर रहा है, ठीक है। तो IUCN के हिसाब से जैसे जो 3 लिस्ट निकाली उन्होंने, एंडेंजर्ड स्पीशीज की, वल्नरेबल स्पीशीज की और रेयर स्पीशीज की। एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है, वल्नरेबल क्या है, डिफरेंस क्या है, रेयर क्या है, सारा सब कुछ समझाता हूं। देखो तो कुछ स्पीशीज को उन्होंने आइडेंटिफाई करा है कि ये जो मतलब स्पीशीज यानी क्या है, बायोडाइवर्सिटी बनाती है, और बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा तो उसमें कुछ हमें चिंताजनक स्पीशीज भी हैं, उन्हें बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला आता है एंडेंजर्ड स्पीशीज। इट इंक्लूड्स दोस स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। मतलब एक्सटेंशन समझते हो ना, एक्सटेंशन मतलब खत्म, गया, टाटा बाय बाय। तो वो स्पीशीज जो खत्म हो गई है, ठीक है, वो स्पीशीज जो खत्म हो गई है, तो खत्म होने से पहले का जो स्टेप रहता है ना, जैसे यहां पे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, एक्सटिंक्शन के पार्ट पे आ गई, डोडो एक्सटिंक्ट हो गया, इंडिया से चीता एक्सटिंक्ट होगा जैसे, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट होगा इसका मतलब क्या है कि पहले कभी हुआ करते होंगे। तो वो जो लास्ट स्टेज रहती है ना उनकी स्पीशीज की, ठीक है, वो जो लास्ट स्टेज रहती है स्पीशीज की, वो एंडेंजर्ड स्पीशीज दर्शाती है कि मतलब प्लांट्स और एनिमल्स जो है अब उस कगार पे है कि अब इन्हें अगर बचाया नहीं गया तो ये खत्म हो जाएंगे पूरे, ठीक है, उस कगार पे है कि अब बचाया नहीं गया तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो IUCN पब्लिशेस इंफॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज वर्ल्ड वाइड एज दी रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज, ठीक है, रेड लिस्ट में डाल दिया कि भैया इनको बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जैसे अगर आप देखोगे रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, ठीक है। अब देखो एंडेंजर्ड में भी अंदर क्लासिफिकेशन होते हैं, जब आप सब्जेक्ट्स को और डिटेल में पढ़ोगे तो आपको और चीजें मिलती चली जाएगी, ठीक है, जब आप स्ट्रीम को चूज कर लोगे इसी तरह से। तो एंडेंजर्ड में भी अंदर अलग अलग क्लासेस रहती है, ठीक है, लेकिन हम अगर एंडेंजर्ड की ब्रॉड कैटेगरी लेके चले तो रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, ठीक है, रिवर साइड गोरिल्ला होते हैं, फिर उसके बाद में जावन राइनो होते हैं, ठीक है, ये जावन राइनो होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी स्पीशीज हैं जो क्या है एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में आती है। वल्नरेबल स्पीशीज की अगर हम बात करें तो वल्नरेबल स्पीशीज कौन सी है? देखो तो दिस इंक्लूड्स द स्पीशीज व्हिच आर लाइकली टू बी इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो एंडेंजर्ड में यू आर श्योर दैट दीज स्पीशीज आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट इफ नॉट प्रिजर्व्ड, ठीक है। तो वहां पे बोल दिया कि भैया इनको सबसे ज्यादा खतरा है, मतलब वो लास्ट स्टेज पे है, ये सेकंड लास्ट स्टेज पे है। वल्नरेबल मतलब क्या है? वल्नरेबल स्पीशीज मतलब इनका जो इनके दीज स्पीशीज आर वल्नरेबल, मतलब इनके टुवर्ड्स खतरा ज्यादा है, इन्हें संभालने की, इन्हें बचाने की जरूरत है। अगर नहीं बचाओगे तो ये वल्नरेबल से क्या होगी, एंडेंजर्ड होगी, और एंडेंजर्ड से फिर एक्सटिंक्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो which are likely to be in danger of extinction in near future if the factors threatening to their extinction continues, ठीक है। तो समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का अगर ध्यान में नहीं रखा गया, ठीक है, प्रॉपर उनको कंसिडरेशन नहीं दिया गया, तो क्या हो सकता है, वो खत्म भी हो सकती है वो स्पीशीज। इस तरह से की स्पीशीज जो होती है तो वो वल्नरेबल स्पीशीज में आ जाएगी, ठीक है, वो वल्नरेबल स्पीशीज में आ जाएगी। समझ आया? सर्वाइवल ऑफ दिस स्पीशीज इज नॉट अश्योर्ड एज देयर पॉपुलेशन हैज रिड्यूस्ड ग्रेटली। अब क्या होता है कि अब क्योंकि उनके अगेंस्ट में जो फैक्टर्स काम कर रहे हैं वो पोचिंग हो सकता है, चेंजिंग हैबिटाट हो सकता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट हो सकता है, तो वो स्पीशीज को अगर नहीं बचाया गया ना, तो वो स्पीशीज को नहीं बचाया गया, वो फैक्टर्स को अगर रोका नहीं गया, फैक्टर्स थ्रेटनिंग टू देयर एक्सटिंक्शन कंटिन्यू, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि इन स्पीशीज का सर्वाइव होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई होप आपको उस चीज की क्लैरिटी मिली है कि एंडेंजर्ड लास्ट स्टेज आ गई है और सेकंड लास्ट स्टेज जो है वल्नरेबल, ठीक है, जो स्पीशीज आज वल्नरेबल है कल वो एंडेंजर्ड होगी और परसों एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो कंजर्वेशन सबका ही जरूरी है, ठीक। फिर क्या है, रेयर स्पीशीज। अब रेयर स्पीशीज की बात करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशीज इज वेरी स्मॉल इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब रेयर नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि पॉपुलेशन जो है इन स्पीशीज की बहुत कम है और बहुत रेयर है, और ये रेयर होने के साथ साथ में क्या है, दे आर कन्फाइंड टू लिमिटेड एरिया और थिनली स्कैटर्ड ओवर अ वाइडर एरिया, ठीक है। ये क्या है, बहुत कम है और कुछ ही एरियाज में पाई जाती है, जैसे वन हॉर्न राइनोसोरस हो गए, असम वगैरह में मिल गए आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में रेयर स्पीशीज देखोगे तो लॉयन टेल्ड मकाओ, लॉयन टेल्ड मकाओ जो नीलगिरी है, ठीक है, नीलगिरी हिल्स जो है ना, नीलगिरी हिल्स में लॉयन टेल्ड मकाओ पाया जाता है। तो ये कुछ स्पीशीज है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ योर बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। चलो
आखिरी टॉपिक है और अच्छे से दिल लगा के पढ़ते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए सवाल ये आता है कि कंजर्वेशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमने अभी प्रीवियस पार्ट में पढ़ा चैप्टर के कि बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ठीक है, विच आर लीडिंग टू दी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये सारी चीजें हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि आप कंजर्व कैसे करोगे, कंजर्व कैसे करोगे। उससे पहले अगर सवाल फिर से ये आपके मन में आता है कि वाई कंजर्वेशन इज रिक्वायर्ड, खतरा है इसलिए कंजर्वेशन रिक्वायर्ड है, और उसी के साथ साथ में कंजर्व करोगे उसमें ही फायदे में रहोगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन करोगे तो आपको क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, देखो। तो बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। बायोडाइवर्सिटी कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम के अंदर हर चीज की अपनी सिग्निफिकेंस है, अपनी वैल्यू है, और कुछ भी सेक्लूजन में नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली एक प्लांट है तो उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, सब आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स को अगर ह्यूमन बींग्स को अपनी एग्जिस्टेंस बचाए रखना है ना, तो उसके लिए दूसरी स्पीशीज को भी बचाए रखना होगा, ठीक है। तो वाई बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन देम, ठीक है, हम उन पे डिपेंडेंट हैं, मानो या ना मानो, लेकिन हम डिपेंडेंट हैं। ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड दैट डिस्टर्बेंस इन वन गिव्स राइज टू द इंबैलेंस इन अदर्स, ठीक है। वही चीज की सब इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि एक डिस्टर्ब होगा तो दूसरों के ऊपर भी इंपैक्ट आना है, दूसरी स्पीशीज के ऊपर भी इंपैक्ट आना है, ठीक है। इफ species of plants and animals become endangered, they cause degradation in the environment which may threaten human beings own existence। अगर एक कोई स्पीशीज endangered होती है, वो extinct होती है, वो सिस्टम से बाहर निकलेगी, तो सिस्टम मतलब गाड़ी है, गाड़ी के 4 पहिए हैं, ठीक है, एक टायर एक पहिया अगर निकल जाता है तो क्या गाड़ी चल पाएगी, नहीं ना। तो उसी तरह से कोई भी स्पीशीज अगर एंडेंजर होता है तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स की अपनी खुद की एग्जिस्टेंस पे आ सकता है। सो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल। तो व्हाई कंजर्वेशन इज एसेंशियल, तो आप लिख सकते हो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। और उसके बाद में अगर इसे देखा जाए तो कंक्लूड आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, ह्यूमन बींग्स की खुद की एग्जिस्टेंस के लिए बायोडाइवर्सिटी का कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंजर्व करना जरूरी है, सवाल यह है कि कैसे कंजर्व करोगे, ठीक है। तो हाउ कैन वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब हाउ कैन वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, उसमें क्या जाएंगे आप, देखो। तो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू एजुकेट पीपल टू अडॉप्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड रीओरिएंट देयर एक्टिविटीज इन सच ए वे दैट आवर डेवलपमेंट इज हार्मोनियस, ठीक है, आवर डेवलपमेंट इज हार्मोनियस विथ अदर लाइफ फॉर्म्स एंड इज सस्टेनेबल। मतलब आप लोगों को इस तरह से एजुकेट करो कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस क्यों होना चाहिए, ताकि हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप दूसरी स्पीशीज को बचाना है तो हम खाना पीना छोड़ दें, ठीक है, वो नहीं है, हमारा भी सस्टेनेंस होता रहे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या कहते हैं कि आप भी सस्टेन करो, उन्हें भी सस्टेन करने दो, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो बचे रहे, ये भी इंश्योर कर लो। वही चीज है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना होगा, हमें हमारी एक्टिविटीज को उस तरह से रीओरिएंट करना होगा कि एक हार्मोनियस वे में मतलब कि मतलब वो भी रह जाए और हम भी रह जाए, एक हार्मनी बनी रहे बायोडाइवर्सिटी के बीच में, उस चीज को इंश्योर करना होगा, ठीक है। और वो कैसे किया जा सकता, हाउ कैन दिस बी अचीव्ड, तो दिस कैन बी अचीव्ड विद द इन्वॉल्वमेंट एंड द कोऑपरेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स। अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स मेक्स अप द कम्युनिटी। अगर ह्यूमन स्पीशीज की हम बात करें तो एक एक इंडिविजुअल से ही मिलकर बनी है, तो हमें उस ह्यूमन स्पीशीज को इन्वॉल्व करना होगा, उनका कोऑपरेशन चाहिए होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट के साथ अल्टीमेटली ह्यूमन से इंटरैक्ट कर रहे हैं ना। तो उस तरह से क्या है कि ह्यूमन कम्युनिटीज, इंडिविजुअल्स, उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स एट लोकल लेवल इज नेसेसरी। अब क्या है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, अगर आपने ऐसा बोल दिया कि हाँ भाई तुम्हें पेड़ बचाना है, तुम्हें पेड़ बचाना है, तुम्हें पेड़ बचाना है, तो सामने वाला सोचेगा ये बचाएगा, ये बचाएगा, ये बचाएगा, और अल्टीमेटली कोई नहीं बचाएगा। तो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स एट लोकल लेवल इज नेसेसरी, ठीक है। द क्रिटिकल प्रॉब्लम इज नॉट merely द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज नॉर द हैबिटेट बट द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। ये पॉइंट भी समझो, आपको सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करना होगा, और उन लोगों को एक फ्रेमवर्क के अंदर लाना होगा। उसके लिए एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म चाहिए होगा। तो क्या है, आप अलग अलग लोकल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस बनाओ, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे इंस्टीट्यूशंस बनाओ, ताकि जो क्या कर सकें, जो प्रोग्राम्स को अलाइन रख सके कि हाँ क्या रोड मैप है आपके पास, कैसे कंजर्व करोगे आप एनवायरमेंट को, ठीक है, कैसे बायोडाइवर्सिटी को बचाओगे। फिर अल्टीमेटली क्रिटिकल प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं कि हम एक बार चलो पेड़ लगा दो 4 बार, हमने देखा होगा जब मानसून आएगा तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे, ठीक है, और शायद इस वीडियो को देखने के बाद में सब लगा देंगे। लेकिन पेड़ लगा के छोड़ देना जरूरी, मतलब पेड़ लगा के छोड़ दिया आपने तो वो किसी काम का नहीं है। जरूरी क्या है यहाँ पर,
जरूरी यहां पर यह है कि आप उस कंजर्वेशन प्रोसेस को कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो बट द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो अब इस चीज को कैसे इंश्योर किया जाएगा, तो जैसे देखेंगे हम क्या स्टेप्स लिए गए हैं लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से अगर देखें तो क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग अदर नेशंस, ठीक है, 155 अदर ऑड नेशंस, ये सभी लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, ठीक है। यूएन के द्वारा जो प्रोग्राम था, साइन द कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी एट अर्थ समिट हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो ब्राजील। तो 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राजील। ध्यान आया कुछ, ये शायद आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, एजेंडा 21 निकल के आया था। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव यही था कि उस समय पे लोगों को एहसास हुआ कि नहीं यार कुछ कंक्रीट स्टेप्स लेना पड़ेंगे, अगर कंक्रीट स्टेप्स नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली एक दिन ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, तो आप देखोगे कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में यहां पे हम देखते हैं कि कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी एट द अर्थ समिट हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो। तो रियो समिट जो है, रियो समिट इज वन ऑफ द कह सकते हैं वन ऑफ द फाउंडिंग स्टेप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, ठीक है। वहां से फिर क्या है, सिस्टमेटिक वे में वर्ल्ड लेवल पे चीजों को कंजर्व करने की बात की गई है। अब यहां से आउटकम क्या निकल के आया, द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, मतलब रियो समिट की बात कर रहे हैं, हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। तो यहां पे क्या जो निष्कर्ष निकल के आया कि ये तय किया गया, हाँ हमें किस तरह से काम करना है। अब किस तरह से काम करेंगे आप, तो द कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। व्हाट आर द फॉलोइंग स्टेप्स, तो एफर्ट्स should be made to preserve the species that are endangered, ठीक है। जो स्पीशीज एंडेंजर्ड हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, क्यों, क्योंकि उनको बचाओ वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, तो उन्हें बचाना ज्यादा जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ एक्सटेंशन रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। वो स्पीशीज एंडेंजर्ड है, वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए तो आप कैसे बचाओगे, जाके उसको गोदी में उठा लोगे, नहीं, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की जरूरत चाहिए रहेगी। शायद उसमें हो सकता है कि दो स्टेट्स के बीच में आपको कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ जाए, दो अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, वर्ल्ड लेवल पे आपको क्या हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ जाए, ठीक है। तो उस तरह से उनका एक्सटिंक्शन ना, उसके लिए आपको जो भी रिक्वायर्ड प्लानिंग है, मैनेजमेंट है, उसकी जरूरत है तो वो करना होगा। वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स, ठीक है। फॉरेस्ट प्लांट्स मतलब क्या है कि जो फॉडर क्रॉप्स की तरह यूज किए जाते हैं, जैसे मेज हो गया तो भुट्टा, कॉर्न जो है ऊपर का पन्ने निकाल लिया, पत्ते पत्ते हैं जानवरों को खिला दिया, ठीक है। तो फॉरेस्ट प्लांट्स, टिम्बर ट्रीज, लाइव स्टॉक, एनिमल एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव्स शुड बी प्रिजर्व्ड, ठीक है। और ये चीज की भी जाती है, जैसे आप यूएस में देखोगे तो मुझे एग्जैक्टली यूएस में नहीं, शायद स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, यूएस में एक सेंटर है जहां पे सारी सीड्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि क्या हो कि कल को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पॉसिबिलिटी से अगर ऐसा होता है कि कोई फॉरेस्ट फायर आ गई, कहीं कुछ हो गया, तो जो बहुत वल्नरेबल स्पीशीज हैं या फिर जो बहुत रेयर स्पीशीज हैं वो पूरा गायब ना हो जाए, ठीक है। तो उसको बचाए रखने के लिए क्या, इस तरह से वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स, फॉरेस्ट प्लांट्स, टिम्बर ट्रीज, लाइव स्टॉक्स, एनिमल्स एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव्स शुड बी प्रिजर्व्ड, इनका प्रिजर्वेशन भी जरूरी है। फिर क्या अगली चीज, ईच कंट्री शुड आइडेंटिफाई हैबिटाट्स ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स एंड इंश्योर देयर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो वाइल्ड रिलेटिव्स जो हैं, जैसे बोर है तो वाइल्ड बोर होता है, तो मतलब अलग अलग स्पीशीज जो है इन जनरल, उनका प्रोटेक्शन इंश्योर करना होगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि आप देखोगे तो रियो समिट में जो नेशंस थे, उन सारे नेशंस को ये गाइडलाइंस फॉलो करना है, ठीक है। पेपर पे लिख के नहीं दे दिया था बस कि पढ़ो अच्छा लग रहा है, बढ़िया सुंदर लग रहा है, इसे क्या करना है, इसे फॉलो करना होगा, हर कंट्रीज को इसके ऊपर गाइडलाइन बनाना होगी उस तरह से। हैबिटाट्स वेयर स्पीशीज फीड, ब्रीड, रेस्ट एंड नर्स देयर यंग शुड बी सेफगार्डेड एंड प्रोटेक्टेड। तो जैसे अगर आप देखोगे कि कुछ एरियाज जो होते हैं, कुछ हैबिटाट्स जो होते हैं, वो आइडेंटिफाइड रहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ब्रीडिंग होती है इन स्पीशीज की, यहाँ पे ये स्पीशीज जो है खाना खाने आती है, जैसे बहुत सारे एलिफेंट रूट्स होते हैं। तो ये इंश्योर किया गया है वर्ल्ड लेवल पे रियो समिट में, क्या कि हम कुछ ऐसा करें कि जिससे इस तरह का हैबिटाट्स को प्रिजर्व किया जा सके, जहां पे अलग अलग स्पीशीज फीड करती है, ब्रीड करती है, रेस्ट करती है, नर्स करती है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स बी रेगुलेटेड। अब इसके लिए भी अलग अलग ट्रीटीज साइन की गई है, ठीक है। तो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स जो उनका जो ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, तो उस चीज को भी रेगुलेट किया जाए। ऐसा ना है कि बस कोई भी किसी इधर वाली कंट्री से हमने जानवर उठाया, उधर वाली कंट्री में बेच के आ गए, नहीं है, ठीक है। और इस चीज को क्या है, इस चीज को प्रायोरिटी बेसिस पे रेगुलेट किया जाता है। तो कुछ ट्रीटीज भी साइन हुई है यहाँ पे, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग द ट्रीटी, एक ट्रीटी बड़ा सा नाम है उसका, तो वो सारी चीजें दर्शाती है। फिर अगली चीज क्या है, एफर्ट मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब ये तो क्या है, वर्ल्ड लेवल पे हमने चीजें देख ली, उसके साथ साथ में क्या है, स्पेशल इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट ने भी लिए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए, तो टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रोपेगेट द वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन नेचुरल बाउंड्रीज
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है कॉम्प्रिहेंसिव कंजर्वेशन प्लान है प्लांट्स का, स्पीशीज का, जिसके चलते हम क्या है, इसको टाइम टू टाइम जैसे हम देखते हैं तो उसमें स्पीशीज ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, ताकि क्या है, और मतलब ये चीज दर्शाती है कि गवर्नमेंट तत्पर है उस चीज के लिए कि नहीं भैया संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है, कंजर्वेशन इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी। अब ऑन पेपर दिख रहा है हमें कि हाँ ये कंजर्वेशन जरूरी है। इसी के साथ साथ जैसे देखोगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या होता है, अंडर विच नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज वर एस्टैब्लिश्ड एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स डिक्लेयर्ड। तो आप जैसे देखोगे तो देश में क्या अलग अलग जगह नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये एरिया जो है तो बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी गई है। तो ये सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ठीक। अब अगर जैसे अगर देखें तो नेशनल पार्क वगैरह इसी तरह से बायोस्फीयर रिजर्व भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अब अगर हम जैसे देखें तो एक और कंसेप्ट जो निकल के आता है यहाँ पे कंजर्वेशन में, कंजर्वेशन भी अब ऐसा थोड़ी नहीं कि रेगिस्तान में जाके आप बोल दोगे कि बस मैं यहाँ बंदूक लेके खड़ा हूँ कंजर्वेशन करूंगा। उसके अलावा भी जैसे आपको आइडेंटिफाइड एरियाज देखना होंगे कि यहाँ कंजर्वेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, जहां सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होगी वहां सबसे ज्यादा क्या होगा, नुकसान का खतरा होगा। आया समझ में? तो कहां इंश्योर करोगे आप कि हाँ यहाँ पे कंजर्वेशन सबसे ज्यादा जरूरी है? तो देयर आर सम कंट्रीज विच आर नोन बाय मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स। अब मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है, अभी समझाता देखो। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कुछ कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज को किस तरह से आइडेंटिफाई किया गया पता है? मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स के नाम से। अब जैसे देखोगे अब पुराना एनसीईआरटी एडिशन चल रहा है, 12 लिखा है, इसे 17 कर लो, ठीक है। तो देयर आर 17 सच कंट्रीज, नेमली मैक्सिको, कोलंबिया, ठीक है, मैक्सिको है, यूएसए भी आ जाता है, यूएसए, ठीक, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, कोलंबिया, इक्वाडोर है, पेरू है, इसमें आप वेनेजुला भी ले लो, साउथ अमेरिका में वेनेजुला भी है, ठीक है, तो वेनेजुला भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे देखेंगे ब्राजील हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, मडागास्कर हो गया, साउथ अफ्रीका भी है, ठीक है, साउथ अफ्रीका भी है। उसके बाद में चाइना है, इंडिया है, मलेशिया है, चाइना, इंडिया, मलेशिया के बाद में आप देखोगे तो फिलीपींस भी है, ठीक, इंडोनेशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पपुआ गुआना हो गया। तो इस तरह से 17 कंट्रीज हैं, ठीक। कॉम्पिटिटिव्स की जो तैयारी कर रहे हो तो आप लोग एक बार उसको देख लेना लिस्ट को, क्योंकि कभी कभी ऐसे ऑप्शन में जाते हैं विच ऑफ द कंट्रीज नॉट अ मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, ठीक है। तो मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री पे एक नजर तोड़ा लेना, 17 है, ठीक। तो उस तरह से जिसे हम देखते हैं तो कुछ कंट्रीज हैं विच आर कंसिडर्ड एज मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स, मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स। अब क्या है मेगा मतलब क्या है? तो बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ डाइवर्सिटी जो है अलग अलग स्पीशीज की है और बहुत ज्यादा नंबर में है, ठीक है, मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स होते। तो कंट्रीज सिचुएटेड इन ट्रॉपिकल रीजन दे पोजेस अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब दिखती बात है कि हमने अभी चैप्टर में 3-4 बार पढ़ लिया, एक बार फिर बता देते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन जो है ना, इट रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट, मैक्सिमम रेनफॉल, ठीक है, वहां पे क्या है वेदरिंग प्रोसेस ज्यादा होती है, तो प्लांट्स खूब फ्लरिश होंगे, प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे। तो ये रीजन जो है, ये कंट्रीज जो है मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स हैं। अब मेगा डाइवर्सिटी सेंटर से मतलब both the species of flora and fauna is found in abundance, तो their conservation in these areas should be the utmost priorities। तो इनको जल्दी कंजर्व किया जाए, इनको ज्यादा कंजर्व किया जाए, इन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, ठीक है। In order to concentrate resources on those areas that are most vulnerable, the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, once again IUCN, ठीक है। तो IUCN बहुत बढ़िया काम कर रही है, एक चीज तो मानना पड़ेगी आपको, UN, IUCN, ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, WWF बॉक्सिंग वाला नहीं है, ठीक है। तो हैज आइडेंटिफाइड सर्टेन एरियाज सच एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब कुछ एरियाज को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की तरह भी कंसीडर किया जाता है। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? तो ये मैप आपका दर्शाता है, मैप मैपिंग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब इन मेगा डाइवर्सिटी वाले रीजन्स में, ठीक है, मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज जो है उनमें कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे बहुत सेंसिटिव, बहुत वैरायटी में स्पीशीज पाई जाती है। तो जैसे आप देखोगे सेंट्रल अमेरिकन हाईलैंड फॉरेस्ट जो होगा यहाँ पे, ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे देखोगे तो वेस्टर्न इक्वाडोर, कोलंबियन, ये वाला एक कॉरिडोर हो गया पूरा। फिर ट्रॉपिकल एंडीज की बात की जा रही है, ट्रॉपिकल एंडीज की, अटलांटिक फॉरेस्ट इन ब्राजील, ठीक है, गुयाना फॉरेस्ट हो गया यहाँ पे। गुयाना फॉरेस्ट के बाद में जैसे देखोगे तो टांजानिया में भी ईस्टर्न आर्क माउंटेन्स हो गया, ईस्टर्न मडागास्कर हो गया। मडागास्कर की जैसे हम बात करें तो मडागास्कर में इमेंसली डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, मतलब बहुत वैरायटी में आपको प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, सब देखने को मिलेगा। जो दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलेगा वो मडागास्कर में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ चैलेंजेस है कुछ, अभी आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जैसे देखोगे श्रीलंका में हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, इंडिया में
है वेस्टर्न घाट कितना सेंसिटिव है, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट में भी चैलेंजेस हैं, लेकिन देखो कंजर्वेशन इन एरियाज का करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन चैलेंजेस क्या है वहां पे, तो अब वेस्टर्न घाट में मिनरल्स पाए जाते हैं। अब इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो हमें मिनरल्स की भी जरूरत है। अब हम सोचते हैं कि मिनरल्स बायोडायवर्सिटी का क्या करेंगे, हमें तो डेवलप होना है, मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है अलग अलग गवर्नमेंट्स का, या फिर कह सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि डिपेंड करता है कि आप प्रायोरिटी किस चीज को दे रहे हो, डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो वो डाइवर्सिटी जो है वो सेक्रीफाइस कर दी जाती है। एंड दिस इज दी ऑनगोइंग डिबेट, ठीक है। एंड मतलब इसको कह सकते हैं नेवर एंडिंग डिबेट टाइप से हो जाएगी, ऑनगोइंग एंड नेवर एंडिंग, पहले से चली आ रही है, अभी चलती रहेगी और आगे चलती रहेगी डिबेट कि क्या चाहिए, डेवलपमेंट, एनवायरमेंट क्या, और वो बैलेंस करना ही तो आर्ट है, वो बैलेंस ही तो नहीं हो रहा है, ठीक है। आया समझ में। फिर उसके बाद में जैसे देखोगे तो ये पूरे फिलीपींस, बोर्नियो, मलाया पेनिनसुलर मलेशिया और ये सारा पार्ट जो है, तो इन पूरे पार्ट्स में ईस्टर्न हिमालयाज हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया कंट्री का हमारा, ठीक है। ये क्या है, ये हॉटस्पॉट है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। मेगा बायोडायवर्सिटी में क्या है कि स्पीशीज तो है बहुत सारी और बहुत नंबर में है, और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में क्या है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में मल्टीपल स्पीशीज है, उतने नंबर में नहीं है जितना मेगा बायोडायवर्सिटी में है, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आया, ये पूरी कहानी हमने देख ली, ठीक। अब कंजर्वेशन की बात हो रही, तो कंजर्वेशन कहां करना है, कहीं भी बंदूक लेके नहीं चले जाना है, इन रीजन्स को कंजर्व करना ज्यादा जरूरी है। अगली चीज क्या है, अब हॉटस्पॉट की जैसे बात करें हम, तो हॉटस्पॉट आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन, ठीक है। प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज डिटरमाइन द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो ये जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, इनमें प्लांट्स प्राइमरी लेवल पे आ गए, ये क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लांट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, प्लांट्स बहुत ज्यादा है, तो ये आगे क्या करेंगे, ये आगे दूसरे सिस्टम को सपोर्ट करेंगे। फ्लोरा है तो वो फौना को सपोर्ट करेगा। Most but not all of the hotspots rely on species rich ecosystems for food, firewood, cropland and income from timber। तो ठीक है, most but not all of the hotspots। अब यहाँ पे जैसे देखोगे तो स्पीशीज रिच एरियाज हैं पूरे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्पीशीज मिल जाएगी, उसी के साथ साथ में टिम्बर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं ना कि अब यहाँ पे चैलेंज क्या है, जैसे मेडागास्कर की हम बात करते हैं, तो मेडागास्कर में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं है उतना। अब डेवलपमेंट नहीं है, वहां पे ट्राइबल कम्युनिटीज रह रही हैं, तो वो ट्राइबल कम्युनिटीज क्या है, उन्हें वो चीज सेकेंडरी लगती है, उन्हें ऐसा लगता है कि इतने सारे इतने प्रकार के सांप हैं यहाँ पे, इन सांपों का क्या करेंगे हम, ठीक है। तो उनके लिए वो कंजर्वेशन मायने नहीं रखता, लेकिन अगर उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि वर्ल्ड में स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो इकोसिस्टम्स डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। तो मेडागास्कर अबाउट 85% ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ये चीज नोट करना होगी कि वहां पे जो प्लांट्स और स्पीशीज मिल रहे हैं, तो उसमें से 85% वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलते हैं, वो वहां से चले गए तो और कहीं है भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन अब मेडागास्कर में उतना कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अदर हॉटस्पॉट्स इज इन वेल्दी कंट्रीज आर फेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर्स। अब जो वेल्दी कंट्रीज की अगर बात करें, जैसे हवाई, यूएस से जुड़ा हुआ जो हवाई आइलैंड्स है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में, तो हवाई आइलैंड्स में हमें क्या देखने को मिलता है, मतलब वेल्दी कंट्रीज दूसरे तरह का प्रेशर फेस कर रही है, यहाँ पे तो इनके पास कुछ नहीं है, इस कारण से रिसोर्सेज वो खतरे में, वो डाइवर्सिटी खतरे में कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर चालू कर दिया उन्होंने, ठीक है, तो डाइवर्सिटी खतरे में। लेकिन जो वेल्दी कंट्रीज है वहां अलग तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है, वहां अलग तरह का प्रॉब्लम कैसे, जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में आप देखोगे कि माइनिंग वगैरह ये हो गया, ठीक है। फिर यूएसए की अगर जैसे बात कर रहे हैं हम, तो दी आइलैंड्स ऑफ हवाई हैव मेनी यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर थ्रेटेन्ड बाय इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज एंड लैंड डेवलपमेंट। अब क्या है, वहां पे रिजॉर्ट बन रहे हैं, लैंड डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी यूनिक स्पीशीज प्लांट्स के, एनिमल्स की जो थ्रेटेंड है, एक्सोटिक स्पीशीज पहुंच गई यहाँ पे भी। यहाँ कैसे पहुंच गई एक्सोटिक स्पीशीज, तो वही विंड वाटर, ठीक है, ट्रेवलर्स और इनके थ्रू पहुंच गई। तो ये सारी समस्याएं हैं, ठीक है। अब कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन के लिए क्या स्टेप्स लिए गए, वर्ल्ड वाइड हमने देखा इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, हमने देखा IUCN के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, रियो समिट के बारे में पढ़ा, ये सारा सब कुछ, मेगा बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ा हमने, मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्रीज के बारे में, और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट, ये मेडागास्कर है, यहाँ पे मेडागास्कर इंपॉर्टेंट कंट्री है, जैसे नेचर लवर्स जो है तो उन्हें घूम के आना चाहिए एक बार मेडागास्कर, ठीक है। तो अब इसी के साथ ठीक है, थोड़ा सा विदाई वाला सीन बनाते हैं हम। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, एंजॉय। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, क्लास 11th की जो हमारी बुक है प्यारी सी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये भी कंप्लीट हो गई, बंद करते हैं बुक को, ठीक है। तो अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे ध्यान रखना, शायद चैप्टर बुक स्टार्ट करने से पहले भी बताया था, एक बार फिर दोहरा रहा हूं मैं, कि आप कितना ही पढ़ लो, कितने ही ध्यान से वीडियो देख लो, 2 बार देख लो, 4 बार देख लो, लेकिन जब तक आप खुद से बुक रीड नहीं करेंगे, इट इज ऑफ नो यूज।
कोई किसी काम का नहीं है, ठीक है। खुद से बुक रीड करो। दूसरी चीज़ क्या है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, कहीं वीडियो में बताया मैंने, ठीक है, या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, जो इटैलिक वर्ड्स होते हैं, उन्हें हाईलाइट करके रखो, ठीक है, उन्हें अंडरलाइन करके रखो, ताकि आप जब रिवाइज करो तो वो बार बार शब्द आपके सामने आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जियोग्राफी जो है, जियोग्राफी कॉम्पिटिटिव्स के पर्सपेक्टिव से और क्लास 11 के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप दोनों के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आपको जो फैक्ट्स हैं वो वैसे ध्यान रखना पड़ेंगे, बार बार पढ़ने से ही होंगे वो। ऐसा नहीं है कि वो बस याद हो गए, एक बार छप गए, इंप्रिंट हो गए। कंसेप्ट्स आप एक बार समझने पे अच्छे से समझते हो तो ध्यान रह जाते हैं, लेकिन फैक्ट्स को बार बार रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। ह्यूमन लिमिटेशन है, मैं भी भूल जाऊंगा, आपको भी, मतलब आप भी भूल सकते हो, तो उसका रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो रिवाइज एज मच एज यू कैन, ठीक। तो इसी के साथ हमारी क्लास 11th ज्योग्राफी की दोनों बुक्स कंप्लीट होती है। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के भी वीडियो लेक्चर्स हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, इसके भी वीडियो लेक्चर्स हैं, आप इन्हें भी देख सकते हो। क्लास 12th नया फेज स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर आप क्लास 12th में जाएंगे। क्लास 12th में जो आपकी ज्योग्राफी है वो ह्यूमन ज्योग्राफी है। अब आगे से आप जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करें, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। वहां पे गाइड करने के लिए उसके इंट्रोडक्टरी वीडियोस वगैरह सारे सब कुछ रेडी है, तो आप उसके थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आई रियली एंजॉयड दिस जर्नी, ठीक है। आई होप यू आल्सो एंजॉयड दिस जर्नी। मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।